हेलो एवरीवन, वेलकम टू ग्लैंस एकेडमी। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए हम लोग यूपी पीसीएस के सीसेट पेपर की प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 2024 को सॉल्व किया है, 2023 को, 2022 को, और आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं 2021 के पेपर के। कौन से पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे? 2021 के पेपर को, जो आपका 24 अक्टूबर 2021 को पेपर हुआ था। याद होगा, इसी समय कोविड का दौरान भी चल रहा था, कोविड का पीरियड चल रहा था, तो ये सारी चीजें भी थी। और साथ ही साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि इस पेपर में हमारा जो मेन फोकस होता है वो हिंदी पर होता है कि किस तरीके से हम जो 22-23 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन हिंदी के आते हैं वो पूरी तरीके से कैसे सॉल्व करें, क्योंकि केवल रटने से ही नहीं होता, उसमें आपको कुछ लॉजिकल रीजनिंग भी लगानी होती है। इंग्लिश को कैसे हम अधिक से अधिक गेन कर सकें, स्पेशली हिंदी मीडियम के बच्चे जो हैं वो पूरे के पूरे इंग्लिश को या तो गलत कर देते हैं या छोड़ के आ जाते हैं, तो उनको भी सिखाना है कि कैसे सही कर सकते हो आप हिंदी के क्वेश्चन को भी। और कम्युनिकेशन, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, डिसीजन मेकिंग होती है, इस चैप्टर पे जो सबसे ज्यादा जो है कि प्रॉब्लम आती है बच्चों को, इस पर मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको सॉल्व करा रहा हूं कि किसी आंसर को आप अगर चूज कर रहे हैं तो किस आधार पे कर रहे हैं। और दूसरा, जो बच्चों की क्वेरीज थी कि सर हम लोगों को जो है प्लेलिस्ट बना दीजिए सी सेट की, तो मेरे भाई अगर हम ज्यादा प्लेलिस्ट बनाएंगे तो भी कोई अच्छी बात नहीं है। आपको सारी प्लेलिस्ट यहां पर मिल जाती है। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट करते हैं तो यहां पर आप जब देखते हैं कि यहां पर देखिए ये सारी वीडियोज के सेक्शन है। कल मैंने 2022 का पेपर कराया था। इससे पहले मैंने आप लोगों को इससे पहले मैंने आप लोगों को और भी सीरीज का कराई है। कहाँ गई भाई? ये 2024 की है और ये 2023 की है। आप प्लेलिस्ट में जब आएंगे मेरे भाई, तो प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट आपके लिए ये इंपॉर्टेंट चल रही है, जो इस समय अगर आप देखोगे, आई दृष्टि करंट अफेयर्स। ठीक है, इसमें सारी सारी क्लासेस है, 91 वीडियोस हैं इसमें, जो पुरानी भी होंगी, जो नई भी है, 800 एमसीक्यूज वाली भी है इसमें। अगर आगे मैं बात करूं तो एक प्लेलिस्ट आपको देखने को मिलेगी, ये रही। इस प्लेलिस्ट को अगर आप देखोगे, जिसमें मैं ये डाल रहा हूं, देखो यूपी पीसीएस आरओ पीवाईक्यू सीरीज, तो भाई जितने भी पीवाईक्यूज हैं, चाहे वो जीएस के पीवाईक्यूज हो, चाहे वो सीसेट के हो, वो इसी प्लेलिस्ट में डाली जाती है। और आप देख सकते हो लेटेस्ट वाली वीडियो मैंने इसी में ऐड कर रखी है। साथ ही साथ एक और प्लेलिस्ट में आपको बताना चाहूंगा जो आपको जरूर देखनी चाहिए, जहां से आप जीएस के घटना चक्र के शॉर्ट नोट्स को रिवीजन कर पाओगे मल्टीपल टाइम। वो ये वाली है, घटना चक्र शॉर्ट नोट्स यूपी पीसीएस आरओ के लिए थी, और 106 वीडियो इसमें कंप्लीट है। तो ये सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, लेकिन आप थोड़ा सा एफर्ट किया करिए। आप लोग क्या करते हो कि सब बिल्कुल एकदम इजी वे में चाहिए। इजी वे में ही है मेरे भाई। अगर मैं ज्यादा प्लेलिस्ट बना दूंगा तो भी दिक्कत होगी। चलो, अब हम लोग बिना किसी समय को गंवाए हुए यहां पर शुरू करते हैं अपने क्वेश्चन को। चलो भाई, पहला प्रश्न आपका क्या है देखते हैं। पहले प्रश्न में यहां पर जीजी वीसा का अर्थ पूछ रहा है। देखो, एक दो वर्ड होते हैं, एक होता है कि अगर सामान्यतः अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, इच्छा वाला, और एक होता है कि इच्छा रखने वाला। तो यहाँ पे ऊ की मात्रा भी लगती है, जब मैं आएगा वो बता दूंगा। देखो, जीजी वीसा का मतलब होता है जीने की इच्छा। क्या होता है? जीने की इच्छा। और अगर यहीं पर ये शब्द अगर कुछ इस तरीके से हो जाता, जीजी विशु, ठीक है, जब ऊ की मात्रा लग जाती है तो यहां पे हो जाता है किसी व्यक्ति को प्रेजेंट कर रहा है कि जीने की इच्छा रखने वाला। वाला से मतलब क्या हुआ कि कोई ना कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि वो जीने की इच्छा रखे, तो इसलिए जीजी विशु हो जाएगा। लेकिन यहां पर केवल सिंपल पूछा जीने की इच्छा, तो हम कह सकते हैं भाई जीजी विशा हो गया। नेक्स्ट है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर किस क्रिया का उदाहरण है? अब देखो, अगर आप वर्ब की बात करोगे तो भाई नहाना भी वर्ब हो गया, राइट, जैसे बात कहते हैं, और यहां पर आपका भोजन भी वर्ब हो गया। अब यहां पर पूछ रहा है कि इसमें किस प्रकार की क्रिया की गई है। तो देखो, दो प्रकार की यहां पे जब क्रिया प्रयोग होती है, तो जो क्रिया पहले की जाती है उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कह देते हैं सामान्यतः। यहां पर पूर्वकालिक आया हुआ है। अब एक बात जरा दिमाग में लगाना, प्रेरणार्थक, देखो ये वर्ड क्यों आया हुआ है, क्योंकि एग्जामिनर क्या कर रहा है, 2022 के पेपर में उसने प्रेरणार्थक क्रिया को डायरेक्ट पूछ लिया, यहां पर उसने ऑप्शन में रख दिया। यानी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो एग्जामिनर के माइंड में हमेशा फ्रेम रहते हैं, या तो वो उस पर प्रश्न पूछता है या वो उस पर ऑप्शन बना के रखता है, जिससे ये ध्यान रखना है कि ऐसे शब्दों को नहीं छोड़ना है, ऐसी चीजों को करना है। पढ़ते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर पूर्वकालिक क्रिया है। ध्यातव्य हो कि जब कर्ता एक क्रिया को समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया करता है तो पहली क्रिया पूर्वकालिक कहलाती है, क्योंकि उसका मेन फोकस क्या था? भोजन करने पर था, जो कि उसने नहाने के बाद किया। यहां तक बात समझ में आ गई? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना दोस्तों। चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाना, क्योंकि इसी तरीके की चीजें आपको यहां पर मिलती हैं। आगे देखते हैं, दिख रहा है? थोड़ा सा नीचे कर दूं क्या मैं? देखो, पूछ रहा है हो सकता है वह आया है। अब देखो,
हो सकता है वह आया हो। जैसे मान लो कि हम आपस में कोई बात कर रहे हैं और हमें डाउट हो रहा है कि पता नहीं वो आया होगा कि नहीं, तो एक होता है ना संदेश की तरह या फिर संदेह के रूप में कि क्या पता वो आया है, क्या पता ना आया हो। तो ऐसे में अगर आप देखोगे क्या अनिश्चित वर्तमान है, देखो पहली चीज तो ये समझो कि भाई वर्तमान तो सभी में दिया, यानी हो सकता है वो आया हो, आया होगा नहीं, आया हो, यानी अभी की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, ये बात तो सही होगी। लेकिन अनिश्चित में, अनिश्चित का मतलब कि श्योर हो जाओगे कि वो आया ही नहीं था, श्योर हो, कंफर्म हो, लेकिन यहां पे ऐसा तो नहीं है, डाउटफुल हो रहा है। संदिग्ध, अब यहां पर संदिग्ध वर्तमान भी कह रहा है और अपूर्ण भी कह रहा है और संभाव्य। आपके दिमाग में आएगा सर बी चुने या सी चुने, कि संभाव्य ले या संदिग्ध ले, तो भाई बेहतर होगा कि संभावना पर हम बात करेंगे कि हो सकता है वह आया हो, क्योंकि इंग्लिश के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहां पे कुड बी का प्रयोग हो रहा है, कुड बी, तो इसीलिए आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा कि इस वाक्य में संभाव्य वर्तमान है। जब वर्तमान काल में कार्य के पूर्ण होने का बोध होता है तो वहां पे पूर्ण वर्तमान होता है, अर्थात कि कार्य पूरी तरीके से हो चुका है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं कि तद्भव और तत्सम, अर्थात तत्सम और तद्भव का शुद्ध युग्म, यही पेपर आपके 2022 में भी था, यही 2023 में भी था। भले ये शब्द अलग है लेकिन पैटर्न वही है कि आपको तत्सम और तद्भव के बीच में संबंध को दिखाना पड़ता है। अब जैसे यहां पे देखोगे, पहले आपको जो शब्द पिक करना है वो तत्सम होना चाहिए और बाद वाला शब्द तद्भव होना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना है आप लोगों को। नक्षत्र, नखत, क्या ये होता है? पकवान, पकवान, अब पकवान लिखा हुआ है, गृधद, गीध लिखा हुआ है और अवश्याय, ओस लिखा हुआ है। अब देखो अवश्याय को ही ओस कहा गया है, एक तरीके से विकृत रूप में, बिगड़े हुए रूप में संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अब देखो नक्षत्र का नखत, ठीक है, तो ये वाला अच्छा होना चाहिए, न कि ये वाला अच्छा होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी तत्सम गलत लिखा हुआ है। पक्वान होता है, पकवान नहीं होता, ये भी वर्तनी त्रुटि है। और गृध होता है, न कि गृध इस तरीके से लिखा जाता है। तो ध्यान देना मेरे भाई कि इस तरीके से इसका तत्सम का तद्भव भी निकलेगा। आगे चलते हैं, सबसे इजी मैं समझता हूं और आप लोग जो है कि अक्सर गलतियां कर देते हो। यहां पर पैराग्राफ के बारे में कह रहा है कि 5 से 9 तक, 5, 6, 7, 8, 9, ये 5 क्वेश्चन तो यार मक्खन की तरह आपके हाथ में दे दिए जाते, थाली में परोस के कि भाई इसे सही कर लो। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पैराग्राफ लेते हैं पेपर में, नो 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 करके ऐसे फटाफट फटाफट पढ़ के खत्म। ऐसा लगता है पैराग्राफ पे एहसान कर दिया है। भाई एहसान मत करो, आयोग पे एहसान नहीं करना है, अपने आप पर एहसान करना, उस साल भर की मेहनत पे एहसान करना है कि जो हमने साल भर मेहनत करके प्रीलिम्स की तैयारी की है उसको जो है कि पास करना है। और उसमें सीसेट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऐसे बहुत से बच्चे मेरे कांटेक्ट में जो 32 नंबर पे आके, 32.5 नंबर पे आके रुक गए हैं और जीएस में उनके 90 नंबर थे। ये 2024 की मैं बात बता रहा हूँ। क्या गलती की उन्होंने? बस पॉइंट नंबर से या 1 नंबर से रह गए। तो या तो उन्होंने अच्छे से पैराग्राफ नहीं पढ़ा, या तो उन्होंने हिंदी की प्रैक्टिस नहीं की, या उन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन छोड़ दिए हिंदी मीडियम होने की वजह से, या उनको कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स हो रही थी जिसका कोई एक सिस्टमैटिक सिलेबस नहीं है, कोई एक सिस्टमैटिक दायरा नहीं है टॉपिक पढ़ने का, लेकिन आपको अपने अनुभवों से सीखना होता है। तो ये चीजें आपको यहाँ पे सीखनी है। टॉपिक पे आते हैं कि प्रकृति ने मानव जीवन को बहुत सरल बनाया है, किंतु आज का मानव, समझ समझ के पढ़ना है कि प्रकृति ने तो भाई बाई बर्थ, बाई नेचुरल जो है कि बहुत सरल जीवन बनाया है, सादा जीवन, उच्च विचार। यही हमारे भारतीय संस्कृति का आदर्श भी है। महात्मा गांधी ने भी यही आदर्श अपनाया था, विवेकानंद ने भी यही आदर्श अपनाया, कबीर ने भी यही आदर्श अपनाया कि सादा जीवन, उच्च विचार। लेकिन आज का मनुष्य, जो आज का मानव है, आज का मानव अपने जीवन काल में ही पूरी दुनिया की सुख समृद्धि बटोर लेने के प्रयास में उसको जटिल बनाता जा रहा है। भाई ये बात सही है कि हम चाहते हैं कि यार अपने जीवन में ही हम सारी सुविधाओं को प्राप्त कर लें, जिन सुविधाओं को आज तक हमने नहीं लिया। तो लेकिन सुख समृद्धि इतनी आसानी से तो नहीं मिलती है, उसके लिए हमें बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कई लोग इसी सुख समृद्धि को प्राप्त करने के लिए चोरी भी करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, धोखा भी देते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और इसी जटिलता के कारण संसार में धनी निर्धन, सत्ताधीश सत्ताच्युत, संतानवान निसंतान सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, किंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की, मरु मरीचिका के मैदान में जल की, धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं। कितनी अच्छी लाइन लिखी है यार, क्या मस्त पैराग्राफ लिखा हुआ है। सीधे कह रहा है कि इसी जटिलता के कारण धनी निर्धन यानी अमीर गरीब, सत्ताधारी और सत्ता से विलीन, संतानवान यानी कि बच्चों के साथ जिनका परिवार है और जो निसंतान है, सभी सुख शांति की चाह तो रखते हैं, परंतु राह पकड़ते हैं आह भरने की, मौज करने की, मरुमरीचिका के मैदान में यानी रेगिस्तान, मरुमरीचिका मतलब रेगिस्तान के मैदान में जल खोजने की, धधकती आग में शीतलता की चाह रखते हैं।
कैसे हो सकता है भाई? आग का नेचर ही है गर्मी, वहां पे शीतलता नहीं हो सकती है। मरुमरीचिका में जो है कि सामान्यतः जो है कि जल मिलेगा ही नहीं। आप किस चीज की खोज कर रहे हो फिर? विद्वानों का विचार है, इसमें देखो, विद्वानों का विचार है कि संसार में सुख का मार्ग है आत्म संयम। और जिस व्यक्ति ने इस नियम को समझ लिया ना, ये छोटा सा शब्द बहुत बड़ी बात करता है। आत्म संयम यानी स्वयं पर कंट्रोल होना। पॉपुलेशन कंट्रोल करना है तो भी आत्म संयम का सिद्धांत दिया, बहुत सारे विचारकों ने, गांधी जी ने भी दिया है, तमाम लोगों ने दिया है। महात्मा बुद्ध ने भी अपने दुखों के कारणों को निवारण करने के लिए आत्म संयम पर बल दिया है। तो सबसे बड़ी बात करता है आत्म संयम। किंतु मानव इस मार्ग को भूलकर सांसारिक पदार्थों में, इंद्रिय विषयों की प्राप्ति में आनंद ढूंढ रहा है। मतलब वो भौतिक सुख में सुख समझ रहा है, आत्मिक सुख या आध्यात्मिक सुख या आंतरिक सुख को कुछ नहीं समझता है। परिणामतः दुख के सागर में डूबता जा रहा है, दुख के सागर में डूबता जा रहा है। आत्म संयम का मार्ग अपने में बहुत स्पष्ट है, उसकी उपादेयता किसी भी काल में कम नहीं होती। बिल्कुल महात्मा बुद्ध के एग्जाम्पल में दे रहा हूं कि जहां पर आत्म संयम तब भी प्रासंगिक था, उसके बाद चाहे आपका गुप्ता पीरियड आया, चाहे मध्यकालीन भारत आया, आधुनिक भारत आया, वर्तमान में गांधी जी का समय, आज भी जो समय चल रहा है, सभी समयों में, हर काल में आत्म संयम हमेशा प्रासंगिक रहा है। भगवान श्री राम ने भी आत्म संयम का परिचय दिया था। ठीक है, आप कृष्ण भगवान की भी लीलाओं को देखो, वहां पर भी आत्म संयम का प्रमाण मिलता है। कहने का मतलब है कि आत्म संयम ही एक जीवन का सबसे बड़ा आपका मंत्र हो सकता है। इंद्रिय विषयों का संयम ही आत्म संयम है। अब 5 आपकी ज्ञान इंद्रियां, 5 इंद्रियां होती हैं, आप उन पे अगर संयम कर लेते हो, अब इंद्रिय जीत किसको कहते हैं? भगवान इंद्र को कहा जाता है ना, उन्होंने अपनी इंद्रियों को जीत लिया था। तो कहने का मतलब हो गया, भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण मानवीय दुखों का मूल कारण बना माना गया है। अभी आईफोन 17 लॉन्च हुआ है। अभी परसों ही मेरे पास एक मित्र का फोन आया, बोले सर आईफोन 17 लेने जा रहे हैं क्या? मैंने कहा भाई मैं एंड्रॉयड वाला हूँ, मैं वन प्लस की सीरीज पे चल रहा हूँ पिछले 3 सालों से, मतलब 4-5 ईयर से मैं वन प्लस पे ही काम अपना कर रहा हूँ। मेरा सारा काम वन प्लस पे हो जाता है, जो 15-20 हजार रुपये में आराम से मिल जाता है। हालांकि अभी मैंने 22 हजार का एक फोन लिया, नॉट C5, ये जो लॉन्च हुआ, क्योंकि इससे पहले वाला जो नॉट C2 था वो मेरा टूट गया था किसी वजह से। तो मैंने उससे कहा यार कि जब मेरा काम 20-25 हजार में हो जा रहा है, तो मैं क्यों जबरदस्ती जो है कि दुखों का मूल कारण ढूंढ के EMI पे 1.5 लाख का फोन लूं और फिर EMI भरने के चक्कर में परेशान हूं। EMI ना भरूं तो उसके लिए बैंक से फोन आएंगे, फिर उनको प्रॉब्लम डील करूं। कहने का मतलब है कि इस चकाचौंध की दुनिया में मुझे आईफोन नहीं चाहिए, और मैंने आज तक आईफोन नहीं लिया। हो सकता है भविष्य में जब चैनल से रिलेटेड हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आजकल यूट्यूब चैनल पे हैकर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत मिसयूज कर रहे हैं हमारे चैनल के, हमारे डेटा को, तो उसकी सुरक्षा के लिए हो सकता है आईफोन की जरूरत पड़ेगी, ले लेंगे। अभी जरूरत नहीं है ना मेरी, तो मैं क्यों जो है कि दुख पालूं? उपभोक्तावादी संस्कृति के फैलाव से यह आकर्षण तीव्र से तीव्र होता जा रहा है। पर ऐसी स्थिति में याद रखना आवश्यक है कि भौतिक पदार्थ सुख तो दे सकता है, लेकिन आनंद नहीं। अब बहुत सारे लोग क्या होते हैं, सुख और आनंद को एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लेते हैं, जबकि दोनों में बहुत अंतर है। सुख आपके शारीरिक हो सकते हैं, लेकिन आनंद आपका मानसिक होता है, आध्यात्मिक होता है, आत्मिक होता है। जहां आपकी आत्मा खुशी महसूस करती है, वही आनंद होता है। ये शरीर क्या है, ये काया क्या है, आज है कल नहीं रहेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं कि आनंद का निर्झर तो आत्म संयम से फूटता है। निर्झर मतलब बादल, एक तरीके से जैसे बरसात का बादल फूटता है ना, वैसी। और उसकी मिठास अनिर्वचनीय है, ऐसी मिठास है कि जिसका बखान नहीं किया जा सकता, अनिर्वचनीय और अनुपम होती है, यानी बिल्कुल अलग, उसके समान कोई नहीं होता है। इस मिठास के सम्मुख धन संपत्ति, सत्ता, सौंदर्य का सुख सागर के खारे पानी जैसे लगने लगता है। क्या लाइन लिखी है! अगर ऐसी लाइन अगर आप मेंस आंसर राइटिंग में लिख दो ना, मेरे भाई गजब का नंबर मिलेगा। जिन लोगों ने मेंस दिया होगा यूपी पीसीएस का, वहां तो इससे भी जटिल जटिल पैराग्राफ आते हैं जो आपके हिंदी में आते हैं, और एक एक दो दो पैराग्राफ आते हैं, संक्षेपण करना होता है वहां पे, उनके जो अंडरलाइन होते हैं उनकी व्याख्या करनी होती है, प्रश्न लिखने होते हैं, बहुत सारी चीजें करनी होती है। तो यहाँ तो फिर भी बहुत अच्छा पैराग्राफ दिया हुआ है कि भाई इसके सामने कुछ भी नहीं है। चलो, पैराग्राफ समझ में आ गया कि कैसे जीवन के बारे में बता रहा है। अब यहां पर अगर आप देखोगे, हमें पैराग्राफ के अनुसार ही अपने आंसर को चूज करना है। क्या कह रहा है पैराग्राफ के अनुसार? आत्म संयम का तात्पर्य क्या है? पैराग्राफ में किस बात पे फोकस किया है? क्या अपनी आत्मा पे नियंत्रण किया गया? नहीं, हमने पढ़ा था कि सर आत्म संयम तो इंद्रियों पर जो है कि इंद्रियों पर नियंत्रण को आत्म संयम कहा गया। तो भैया सीधे आंसर ले लो ना, इंद्रियों के विषय के प्रति आकर्षण पर संयमन कर लोगे तो ये आत्म संयम हो गया। चलो, सत्ताच्युत का सही वर्तनी विश्लेषण।
अब ये देखो, ये जो आप पहला चैप्टर पढ़ते हो ना, वर्ण विच्छेद मतलब वर्ण की रचना या व्यंजन की रचना, तो वहां पर हमेशा एक प्रश्न हर साल आ रहा है। चाहे इससे पहले यर अलावा सा को पूछा गया, फिर ऊष्म व्यंजन को पूछा गया, इसी तरीके से हर बार एक प्रश्न यहां से जरूर आता है। हाँ, देखो इसको अगर आप तोड़ोगे तो इसका क्या होगा, स और ये वाला। अब देखो ये कैसे टूट रहा है, इसको समझ लो। देखो सत्ताच्युत यहां पे लिखा हुआ है, चलो इसी शब्द को ले लेते हैं हम यहां पे। हम इसी को जो है कि यहां पर तोड़ेंगे, एक एक करके आपको तोड़ना है। जैसे अगर आपको नियम पता होगा, स के नीचे क्या है, अब यहां पे इसमें मैं अलग नहीं कर रहा हूं क्या, बिल्कुल करूंगा। स प्लस अ बनाएंगे तो अ की मात्रा क्या करेगी, इस स को पूरा कर देगी कि नहीं कर देगी, दिख रहा है, इस अ को पूरा कर देगी। फिर उसके बाद यहाँ पे दो त है, तो एक आधा त है, उस आधे त को कोई पूरा नहीं कर रहा है, लेकिन एक और त है, इस त को पूरा करने के लिए आ की मात्रा है, अ की नहीं, आ की मात्रा है। ठीक है, ये हो गया। फिर आधा च है, इसका मतलब हम आधे च को हिंदी में हलंत के साथ लिख सकते हैं। आधे च के बाद मैं थोड़ा सा यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, यहां पे ऐसे करके। अब आधे च के बाद अगर आप देखोगे, यह है, यह पे ऊ की मात्रा हो रही है, छोटे ऊ की मात्रा, जो इसकी मात्रा को पूरा कर रहा है। फिर यहाँ पे त है, और त के पीछे भी आपको अ लगाना पड़ेगा, तभी ये हलंत हटेगा। और ये पूरा एक इसका विस्तार हो गया। तो कहने का मतलब हो गया कि जब भी हम विस्तार करते हैं, तो जिस भी वर्ण को आप लिख रहे हो, अगर उसमें हलंत नहीं है तो उसमें ऑटोमेटिकली हिडन है अ। कैसे, समझो। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे क लिख दिया, ठीक है, तो क ये वर्ण में पूरा नहीं है अभी, मतलब ये पूरा हो गया है, लेकिन अगर मैं क के नीचे हलंत लगा के जब अ लिखता हूं, तो ये अ की मात्रा इस क को पूरा कर देती है। अब इसी तरीके से जिस भी शब्दों पे आपका हलंत नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई ना कोई एक स्वर जुड़ा हुआ है। अ जुड़ा होगा, ई जुड़ा होगा, आ जुड़ा होगा, उ जुड़ा होगा, ए जुड़ा होगा, कुछ ना कुछ स्वर जुड़ा है, तभी वो व्यंजन पूरा हुआ है। अभी ये व्यंजन अधूरा है हिंदी के हिसाब से, जब इसमें अ की मात्रा जुड़ेगी तो ये व्यंजन पूरा हो जाएगा। तो आप इसी तरीके से इसका विस्तार कर सकते हो। क्लियर हो गया मेरे भाई, ये प्रश्न भी अच्छा था। ऐसा प्रश्न अगर आपको एग्जाम में मिलेगा तो परेशान नहीं होना है। अगला प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है, आज का मानव जीवन को अधिक जटिल कैसे बना रहा है। भाई ऐसा क्या काम कर रहा है कि वो जटिलताओं में फंसता जा रहा है। अच्छा, वीडियो में ऐसा लग रहा है मुझे कि कुछ जो फेस का कलर है वो हल्का रेड कलर में हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्या, ठीक है, बताइएगा, बाकी चेक करवा लेंगे। अब देखो, आज का मानव अधिक जटिल क्यों बना रहा है अपने जीवन को, क्या सुख शांति की प्राप्ति के प्रयास में, सुख शांति तो भाई वो नहीं ले रहा है, अपना यश फैलाने के प्रयत्न में, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, संसार की सुख समृद्धि बटोरने के प्रयत्न में, और यही हमारे पैराग्राफ में कहा गया था, तो हम इस आंसर को सही मान लेंगे, सी वाले को। आगे देखते हैं, गद्यांश के अनुसार भौतिक पदार्थ किसे है, मतलब कौन सा है, सुख दे सकते हैं और आनंद दे सकते हैं, नहीं मेरे भाई, आनंद तो कहा ही नहीं गया था, आनंद नहीं हो सकता। केवल आनंद दे सकते हैं, नहीं, न सुख दे सकते ना आनंद, ये भी गलत, सुख तो देगा, सुख दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं। तो यहां पर ये बात समझ में आ गई मेरे भाई, क्या बात कही गई, यहां पर यही तो कह रहा है कि सुख तो दे सकते हैं किंतु आनंद नहीं दे सकते, और ये डी ऑप्शन हो गया। हालांकि मैं मानता हूं कि यार इतना तो आप लोग आराम से सही कर लेते होगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसको भी गलत कराते हैं, तब बड़ा मतलब कि अच्छा नहीं लगता है कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और आप भी इतनी मेहनत कर रहे हैं, साल भर मेहनत करते हैं और पैराग्राफ के प्रश्न गलत हो जाते हैं। भौतिक पदार्थों के प्रति इंद्रियों का प्रबल आकर्षण है, क्या मानवीय करुणा के कारण, भैया करुणा अगर होती तो ये समाज दुखों से नहीं भरा होता है, सब एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रख रहे होते। मानवीय सुखों का मूल कारण है, मानवीय सुखों का मूल कारण है भौतिक पदार्थ, अच्छा नहीं, ये भी नहीं, अमानवीकृत कृत्यों का कारण और मानवीय दुखों का मूल कारण है, क्योंकि मानव को सुख तो जो है कि भौतिक तो मिल रहा है, लेकिन सही मायने में वो दुखी हो रहा है, सही मायने में वो मानसिक अवसाद में जा रहा है, एंजाइटी फील कर रहा है कि भाई इसकी किस्त नहीं भरी गई, ये जो है कि यहाँ पे ये काम नहीं निपट पाया, ये मेरा जो है कि परिवार नहीं चल पा रहा है, बच्चों की फीस नहीं जमा हो पा रही है, बहुत सारी चीजें ये मानवीय दुखों का मूल कारण है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अब आ जाओ, बहती गंगा में हाथ धोना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताओ। बहती गंगा में हाथ धोना, वो कहते हैं ना कि यार अगर कहीं पे कोई भंडारा मिल रहा हो तो आप लाइन में लग जाओ, तुरंत आपको भूख लगी हो बहुत अच्छे से और आपको भंडारा कहीं दिख गया, तो इसे कहते हैं कि सभी लोग ले रहे हैं हम भी ले लें, या यूं कहें कि मुफ्त में चीज मिल जाना, ठीक है। अवसर खो देना, नहीं नहीं नहीं, अवसर का लाभ उठाना, बिल्कुल मौका है, उठा लो मौके का फायदा, ठीक है। अवसर की परवाह करना या अवसर को पहचानना, अब ये हो जाएगा बी वाला कि बहती गंगा में हाथ धोना, मतलब जहां पे सभी लोग फ्री में मौज कर रहे थे, सभी लोग फ्री में कुछ ना कुछ ले रहे थे, हमने भी ले लिया, ठीक है, तो ये होता है अवसर का लाभ उठाना।
अब यहां पर देखो अज का अर्थ नहीं है। अब देखो अज की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि भगवान श्री राम के पिता का नाम क्या था, दशरथ था, और दशरथ के भी पिता का नाम अज है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। राम जी की जो वंशावली चली आ रही है उसको जरा एक बार गूगल कर लेना और अच्छे से ऑथेंटिक सोर्स पे जाके देखना। आपको गूगल पे करीब करीब 7 पीढ़ियों तक का मिलेगा। मतलब राम जी के पिता, पिता के पिता, फिर उनके पिता, अर्थात राम जी के परदादा तक का नाम भी लिखा हुआ है। ठीक, तो अज का अर्थ नहीं है। देखो दशरथ के पिता तो थे ही, अज का नाम था, प्लस ब्रह्मा विष्णु महेश को भी अज कहा जाता है, इन त्रिमूर्तियों को, और जिसका जन्म ही ना हो। ठीक है, ज मतलब क्या होता है ये समझ लो, इस शब्द को समझो। ज मतलब होता है जन्म लेने वाला। क्या होता है इसका अर्थ? होता है भाई जन्म लेने वाला। ठीक है, या जन्म लेने वाला। और अ जहां पे भी लग जाता है, जिस भी अक्षर के आगे अ लग जाता है, तो इसका अर्थ होता है नहीं, अर्थात ये निगेटिव कहता है। तो जन्म न लेने वाला है, जिसका जन्म ही न हुआ, ये हो गया अज। तो भाई मोती इसका कोई अर्थ नहीं हो सकता। यही जो है कि यहां पर गलत हो जाएगा। ठीक, आगे चलते, अगले प्रश्न की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है। निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से सही युग्म को पहचानिए। गलीचा क्या पुर्तगाली शब्द है? नहीं मेरे भाई, गलीचा एक मिनट रुकना, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर दूं, ये ठीक है। गलीचा आपका जो है फारसी शब्द है। जब मध्यकाल में जो है कि फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा था, दिल्ली सल्तनत में भी जो है कि फारसी भाषा का प्रयोग होने लगा था, तो गलीचा वहां पे कहा जाता था। तो ये गलत है। अंग्रेज और फ्रेंच, ये तो अपने आप में दोनों विरोधाभास है। अंग्रेजी भाषा अलग होती है, फ्रेंच भाषा अलग होती है। ठीक, पादरी और तुर्की, पादरी वर्ड मेरे भाई यूरोप में चलता है, चर्च में चलता है, ईसाई धर्म में। वहां पे तुर्की का क्या मतलब है? तुर्की में तो इस्लाम धर्म का वर्चस्व था, तो वहां पे इस्लामी शब्द होना चाहिए था, पादरी तो हो ही नहीं सकता। तो आमदनी ये आपके फारसी है। आपने कई बार मुगल काल में पढ़ा होगा, या जो है कि दिल्ली सल्तनत में, कि आमदनी का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। तो वो आपकी फारसी भाषा से समझे। अब मैंने यहाँ पे कैसे आंसर निकाला? क्या आपको पता था या मुझे पता था? नहीं, लेकिन हमने जो जीएस को पढ़ा है उसी से हमने लॉजिकल रीजनिंग लगा के इसका पैटर्न यूज किया। निम्नलिखित किस शब्द में एकाधिक उपसर्गों का प्रयोग हुआ है? मतलब एक से अधिक उपसर्ग। पहले तो आप ये समझो, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्दों के आगे लगते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और जो शब्दों के पीछे लगते हैं उन्हें प्रत्यय कह देते हैं। ठीक है, तो उपसर्ग कहां लगते हैं? शब्दों के आगे, और प्रत्यय कहां लगते हैं? पीछे। उनके अर्थों को भी परिवर्तित कर देते हैं। ऐसा नहीं कि अर्थ नहीं परिवर्तित करेंगे। अब जरा आप इसमें देखो कि अनुकरण, देखो इसमें क्या है? अनु प्लस करण, एक ही उपसर्ग मिला मुझे। ठीक है, अब इसको क्या है? निहत्थे की बात करेंगे तो इसमें भी केवल एक ही उपसर्ग मुझे मिल रहा है, नी प्लस हत्था, यानी हत्थे के बिना हो गया। और आगमन में भी क्या है? मुझे एक ही उपसर्ग मिल रहा है, आ प्लस गमन। क्या लिखा है? आ प्लस गमन। लेकिन व्याकरण में मुझे दो उपसर्ग मिल रहे हैं, एक वी तथा अ, ये दो उपसर्ग हैं। बाकी जो है कि देखो अनुकरण में क्या है? अनु हो गया, निहत्था में नी हो गया, आगमन में आ हो गया। अब इसको अगर आप तोड़ोगे तो जब ये जो पहले वाला व है, इसमें आप देखोगे कि वी भी रहेगा और ये जो आ है ये भी आएगा, क्योंकि व्या को जब तोड़ोगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। तो दो उपसर्ग यहां पे निकलेंगे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 14 देखते हैं और 15 भी यहां पर देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है दोस्तों तो क्या करना है? लाइक किया करो यार, और शेयर किया करो दोस्तों के साथ भी अपने। चलो देख लेते हैं। महत्वपूर्ण कृति कृष्णायन उत्तर प्रदेश की बोलियों में से किस बोली में लिखी गई? हर साल एक प्रश्न भाई बोली से आ रहा है, चाहे मागधी को ले लो, ब्रज को ले लो, अवध को ले लो, सौरसैनी को ले लो, हर बार एक प्रश्न आ रहा है, तो इसको जरा ध्यान से देख लेना। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक तो आ रहा है, बस थोड़ा सा फेस पे ना रेडिश ज्यादा हो रहा है, लाल टमाटर की तरह। देखना पड़ेगा कि लाल टमाटर तो मैं उतना लग नहीं रहा हूं। चलो, यहां पर कह रहा है कृष्णायन की बात कर रहा है मेरे भाई। अब कृष्णायन का मतलब हो गया उत्तर प्रदेश की किस बोली में है? तो खड़ी बोली, अवधी बोली, ब्रज बोली, बघेली बोली। अब यहां पर आपके दिमाग में आएगा कि सर कृष्ण के ऊपर कहानी लिखी हुई है, तो कहीं ब्रज तो नहीं है? तो मेरे भाई कृष्ण के भक्त पूरे भारत में है, पूरी दुनिया में है।
ठीक है, इसका मतलब ये इस्कॉन मंदिर क्या है, कृष्ण जी के ही याद में बना हुआ, मतलब कृष्ण जी को ही समर्पित है। तो कृष्ण के भक्त केवल ब्रज भाषा में ही रहें ये जरूरी नहीं है, इसके लिए आपको जरूरी है कि रचना याद होनी चाहिए। सूरदास जी ने सारी भक्त जो कविताएं लिखी थी या सारी जो पुस्तकें लिखी वो ब्रज भाषा में लिखी, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि क्या ब्रज भाषा के सिवा और किसी अन्य भाषा में कृष्ण के भक्त नहीं होंगे, हर भाषा में होंगे। तो उनकी रचना आपको ब्रज नहीं लगानी यहाँ पे, ये इनकी अवधि में हो जाएगी, क्योंकि इसके जो रचयिता है वो द्वारका प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखी गई है और उन्होंने 1942 में जेल में रहते हुए, जिसमें श्री कृष्ण के जन्म से लेकर स्वर्ग तक की बात पूरी की पूरी लिखी है, और इनकी भाषा और शैली रामचरितमानस के समान है। अब रामचरितमानस की अगर मैं बात करूं तो ये अवधी भाषा में है, क्योंकि फैजाबाद से संबंधित पूरी की पूरी कहानी है, फैजाबाद, अयोध्या, गोंडा, ये सारे क्षेत्र की बात की गई है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, यहां पर समास को पूछा गया कि आजीवन में कौन सा समास है। आजीवन में समास दोस्तों होता है कि मतलब तक, जब मरण तक, आमरण मरने तक, आजीवन जीवन तक, यहां पे जो आ का शब्द है ना वो तक वाला भी वर्ड लेकर आ रहा है। जैसे गांधी जी ने कहा हमेशा कि मैं आमरण अनशन करूंगा, यानी मरने तक मैं अनशन करूंगा। आजीवन का मतलब क्या है, जब तक जीवन है तब तक मैं सारे काम करूंगा, तो इसको अव्ययी भाव कहा जाता है, ऐसे समास को अव्ययी भाव कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है कि शब्द चयन की दृष्टि से इसमें से एक शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो शुद्ध वाक्य से पहले आपको पता होना चाहिए गलतियां कितने प्रकार की हो सकती है, मैंने कई बार बताया, लिंग को हो सकती है, चिन्ह को हो सकती है, क्रिया को हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, संज्ञा हो सकती है, हर प्रकार की शुद्धियां हो सकती है, आपको समझना होगा। रविंद्रनाथ टैगोर की कुछ रचनाओं का नागरी भाषा में अनुवाद हुआ है, पहली बात। दूसरा, राजा हरिश्चंद्र के सदृश कोई सत्यवादी नहीं हुआ। यहाँ पे सदृश नहीं होना चाहिए, सदृश मतलब होता देखने वाला, समान देखने वाला, यहां लिख सकते थे राजा हरिश्चंद्र के समान या राजा हरिश्चंद्र के जैसा कोई सत्यवादी नहीं हुआ, ये हो गया। पद्य के चौथे भाग को चरण कहते हैं, तो नहीं मेरे भाई, पद्य के चौथे भाग को चरण नहीं कहते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की। अब यहां पर यह शब्द तो सही है, लेकिन कई बार आपको स्टेटमेंट लिख के आ जाता है कि अनेकों, और आपको लगता है सर ओ की मात्रा लग गई, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, ये गलत है। जैसे कई बार होता है श्री कृष्ण के अनेकों नाम है, मेरे भाई अनेकों गलत है, अनेक का मतलब ही होता है कि प्लूरल, यानी श्री कृष्ण के अनेक नाम होते हैं। तो ऐसे शब्दों को भी ध्यान रखना है, एग्जामिनर ने इसीलिए यहां पे ये ऑप्शन दे दिया था। चलो आगे देख लेते हैं। अब जैसे देखो यहां पे जो वर्ड गलत थे इन पे अगर हम बात करें कि रामचंद्र शुक्ल ने अनेक ग्रंथों की रचना की, यह वाक्य शुद्ध है, बाकी त्रुटिपूर्ण क्यों है, क्योंकि प्रयुक्त में नागरी लिपि है, न कि भाषा। नागरी क्या है, आपकी लिपि है, देवनागरी जिसे हम लोग कहते हैं, और सदृश्य के स्थान पे समान, यानी राजा हरिश्चंद्र के समान कोई दूसरा नहीं होगा। और इसी पद्य के चौथाई भाग को चरण कहते हैं, यहां स्पष्ट करना आवश्यक है कि यदि चौथे भाग को चरण कहें तो इसका अर्थ यह हुआ कि पहले दूसरे तीसरे को कुछ और कहेंगे, जबकि वास्तविकता यह है कि पहला दूसरा तीसरा चौथो ये चौथा, ये चारों ही चरण कहलाते हैं, मतलब चारों ही चरण कहलाते हैं। नेक्स्ट है आपका उत्कर्ष का विलोम, उत प्लस कर्ष, समझ लो इसको। देखो कर्ष मतलब क्या होता है, कर्ष मतलब होता है अपनी ओर खींचना, कर्षण से बना हुआ है, अपनी ओर खींचना। अगर हम इसमें उत लगा देते हैं उपसर्ग, तो यानी उत मतलब ऊपर की ओर खींचना, और जब इसका हम नीचे करते हैं तो अप कर्ष, अप मतलब क्या होता है, नीचे की ओर खींचना, तो इसका जो मूल शब्द होता है वो कर्ष होता है। कर्ष मतलब खींचना, अपनी ओर खींचना। आकर्षण, विकर्षण, उत्कर्षण, मतलब अपकर्ष, तो ये हो जाएगा आपका सीधे सीधे सी ऑप्शन। क्लियर हुआ मेरे भाई। अब यहां पे ऐसा अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप गलत नहीं करोगे। अब यहां पे सारणी दी हुई है और मिलान करना है, ये तो पता होना चाहिए, अच्छा प्रश्न दिया अभी तक के हिंदी के प्रश्न में। अल्प विराम का चिन्ह क्या होता है, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं। अल्प विराम के चिन्ह की अगर हम बात करें तो ये वाला, केवल इसको हम कॉमा लगा देते हैं अल्प विराम के रूप में। अब जैसे कॉमा कहां पे प्रयोग होगा, जैसे मान लो मैंने लिखा राम कॉमा श्याम और राम श्याम और कृष्ण, तो ये क्या हो गया, ये यहां पे अल्प विराम लगा दिया मैंने। कोष्ठक की बात करें तो कोष्ठक भाई ये हो जाएगा, लो इससे मैं मिलान कर देता हूं, नहीं तो कहोगे कि सर क्लियर नहीं हुआ। देखो अल्प विराम ये हो गया 3 नंबर पे, कोष्ठक ये हो गया। संक्षेप सूचक, संक्षेप मतलब छोटे में जब लिखते हैं, जैसे हम उत्तर प्रदेश,
इस तरीके से लिख देते हैं। हालांकि मेंस की आंसर राइटिंग में इस तरीके के शब्द को गलत माना जाता है, आप पूरा इसको लिखेंगे। संक्षेप सूचक ये रहा। और योजक चिन्ह, योजक मतलब जब किसी चीज को जोड़ा जाता है तो ये हो जाएगा आपका योजक चिन्ह। क्लियर हो गई बात? आगे चले। बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत आसान प्रश्न भी था। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको दिख जाना चाहिए। ये कवयत्री होता है क्या? बताइए। ये कवयत्री नहीं होता है, ये होता है, देखो कवि से क्या होता है, कवि तो पुरुष को कहते हैं। अगर कोई महिला लेखिका है तो या कविता करने वाली तो उसको कवयत्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कवयत्री। ठीक, ये ध्यान रखना। दूसरा कह रहा है चिन्ह, ये हमेशा गलत माना जाता है। हम लोग जनरली लिखते जरूर है और इसी वजह से बच्चे जो लिख रहे होते हैं उसी को सही करके चले आते हैं। सही मायने में क्या होता है? चिन्ह ऐसे लिखा जाता है। कैसे? या तो ऐसे लिखो चिन्ह, या देखो सही मायने में क्या होता है, यहां पर अगर आप देखोगे ना ये कुछ इस तरीके से बना होता है, इस तरीके से। जो ये चिन्ह है ना, इसमें आप देखोगे कि ह आधा है न पूरा है, जो कि नीचे लटक जाता है, नीचे लटक जाता है। तो ये वाला सही होना चाहिए, ये गलत है। और ईर्ष्या नहीं होता है मेरे भाई, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे जो सही बचा वो बचता है आपका घनिष्ठ। क्या बचता है? घनिष्ठ। कई लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते जल्दी जल्दी में, घनिष्ठ। ट नहीं होता मेरे भाई, ट नहीं होता है, ये गलत है, घनिष्ठ होता है। तो बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, स्वार्थ में निम्नलिखित में से कौन सी संधि है? अब यहां पर संधि का प्रश्न आ गया, एक अच्छा प्रश्न है। अब देखो इसको अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, इसको अगर हम तोड़ेंगे तो अगर आप इसको तोड़ते हो तो क्या संधि बनेगी? स्व प्लस अर्थ, स्व प्लस अर्थ। अब यहां पे अगर मैं इसे अलग करूं, स्व को अलग कर दिया और इसके पीछे भी क्या है? अ है, और इस अर्थ को भी मैंने इधर ले लिया और ये बाहर निकाल दिया। जब ये दोनों अ मिलेंगे तो क्या बनाएंगे मेरे भाई? आ बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? स्व पे आ की मात्रा, स्वारथ। तो ये क्या हो गया? अ प्लस अ बराबर आ, यानी दीर्घ संधि। क्या हो गई? ये दीर्घ संधि हो गई। ठीक है, चलो दीर्घ संधि हो गई। क्लियर हो गई बात यहां पे स्वार्थ की। चलो ये 20 क्वेश्चन हो गए। देखिए और कितने क्वेश्चन है अभी। ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं भाई, अगर हिंदी का भी आप सही से कर ले जाओगे तो काफी अच्छा सीसेट में स्कोर कर लोगे, सेफ जोन तो बिल्कुल हो जाओगे। गमन शब्द के विपरीत वर्त बनाने के लिए इनमें से किस शब्द का उपयोग करना होगा, यानी किस उपसर्ग का? अब गमन, गमन का मतलब क्या होता है पहले तो ये देख लो। गमन का मतलब होता है सर कहीं पे जाना। क्या होता है? कि वो कहीं पे जा रहा है, गमन। तो जब कोई व्यक्ति जा रहा है तो उसे बुलाने के लिए क्या करेंगे? भाई इधर आ, आगमन कर, मेरी तरफ आ, यानी आगमन। मत जा मुझसे बिछड़ के, मेरी तरफ आ, आगमन। तो ये हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। निम्नलिखित में से देवता का पर्यायवाची शब्द कौन सा? देवता मतलब भगवान के लिए कह रहा है। किंकर, विपुल, विबुध, लोकेश। अब यहां पर देखोगे तो देवता का जो पर्यायवाची है वो विबुध है, और विबुध सही मायने में ब्रह्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? विबुध, ब्रह्मा को कहा जाता है। ठीक है, देखो किंकर दास का विपुल हो गया। हाँ, अच्छा, किंकर दास का और विपुल बहुत अधिक का, लोकेश ब्रह्मा का पर्यायवाची। हालांकि देवता का विबुध और विबुध में ब्रह्मा भी आ जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं हम यहां पर कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आप लोग देखोगे कि कहोगे सर हमने तो पढ़ा है लास्ट में पढ़ा है क ख ग घ अंग च छ ज ज इ ट ठ ड ढ प फ ब भ म य र ल व स छ त्र ज्ञ स। आप बता दोगे सर लास्ट में आता है य र ल व के बाद आता है, ये गलत हो जाएगा। पहले तो ये देखो कि आपने एक हिंदी में पढ़ा होगा संयुक्त अक्षर, ठीक है, जिसे हम लोग इन शॉर्ट कहते हैं संयुक्ताक्षर। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? एक तो छ हो गया, एक त्र हो गया इस तरीके से, और एक ज्ञ हो गया। एक और होता है, वो आप लोग कमेंट करके बताना। तो संयुक्त है तो ये किससे बना है ये आपको बताना होगा। ये बना हुआ है क प्लस, अब बताओ जरा, क प्लस, यानी ये अगर आप देखोगे तो ये क प्लस स से मिलकर बनता है। किससे? इस वाले से बनता है।
ठीक है, और ये क वाला ऐसे रहेगा, तो क के बाद आएगा, जब आप पूरा लिखते जाओगे, पूरी की उसकी व्याख्या करोगे, तब ये मिलेगा छ। इसी तरीके से त्र की मैं बात करूं तो त प्लस र से मिलकर बनता है, तो त वाले वर्ण में आता है, तो इसीलिए इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा क्या, सी। और बहुत सारे बच्चों ने इस वाले को लगाया था उस समय कि सर ये तो हमने पढ़ा था ह के बाद आता है या इस तरीके से, तो ये गलत हो जाता है। चलो भाई, अब यहां से शुरू होती है अगली कहानी इंग्लिश की, और इंग्लिश में आपको दो बातें याद रखनी है। पहली चीज, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश से ज्यादा टकराने की जरूरत नहीं है, पंगा लेने की जरूरत नहीं है। 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं, 12-14 क्वेश्चन तो इजीली मिल जाते हैं। अगर आप सोचोगे कि हम 12 क्वेश्चन में तुक्के लगा के चले आए और हमारा सारा सही हो जाए, ये भूल के भी मत करना, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंग्लिश आपको घाटा कर देगी। इतना दिमाग में रख के चलना है कि अगर 12-15 क्वेश्चन आए हुए हैं तो एटलीस्ट पैराग्राफ के जो 4-5 क्वेश्चन आते हैं वहां से मैं मैक्सिमम सही कर पाऊं, और 1-2 क्वेश्चन अगर और मैं करा पाऊं तो कर लूं। मतलब कि अगर आपको 12 से 15 क्वेश्चन इंग्लिश में देखने को मिलते हैं तो आपका टारगेट ये हो कि कम से कम मेरे को 4 से 5 क्वेश्चन यहां से सही निकाल लेने हैं, चाहे वो पैराग्राफ को लेकर हो, चाहे वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग को लेकर हो। बाकी से टकराने की जरूरत नहीं, उसमें तुक्का भी मत लगाओ क्योंकि गलत ही हो जाता है। ठीक है, पहली चीज। अब आगे बात करते हैं थोड़ा। देखो, पहला कह रहा है, इसी तरीके से मैं भी करता हूं, मेरी भी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हाँ इतना रहती है कि अगर 12-15 क्वेश्चन दिए तो मैं 7-8 क्वेश्चन इजीली निकालने की पूरी कोशिश करता हूं, क्योंकि अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ी तो बेसिक आपको इंग्लिश आनी चाहिए। यहां पे लिख रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स गिवन सेंटेंसली, जो है कि बाय चूजिंग करेक्ट। नो सूनर डिड सी अराइव दे स्टार्टेड लाफिंग। क्या कह रहा है, नो सूनर डिड सी अराइव दे स्टार्टेड लाफिंग। अब जो है कि अगर आपको लगता है कि ये स्टेटमेंट तो हमें नहीं आ रहा है, तो कोई जो है कि जबरदस्ती नहीं है, ईगो पे नहीं लेने की जरूरत है, इसको छोड़ दो। ऐसे स्टेटमेंट को मैं ये उनको ट्रिक बता रहा हूं जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे तो आराम से कर ले जाएंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या सोचते हैं कि यार हमें ये भी करना है तो करके ही जाएंगे। नहीं, अगर नहीं आ रहा है तो लास्ट में देखना ना कि लास्ट में आपने एटलीस्ट 75 अगर अटेम्प्ट कर दिए इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन को छोड़ के, तो कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर आपका अटेम्प्ट ही 60 क्वेश्चन है या 60 से भी कम है तो आपको इंग्लिश में रिस्क लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर तो हो जाएगा देन। ठीक है, नो सूनर डिड सी अराइव देन से स्टार्टेड लाफिंग में रिक्त स्थान की जगह देन आ जाएगा। आगे देखते हैं यहां पर, अब ये स्टेटमेंट वाइज पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, लुक अप दैट हाउस, लुक अप दैट हाउस। अब इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें क्या बनेगा कि आपको पैसिव वॉइस में बदलना है, यानी कि एक्टिव से पैसिव वॉइस। एक होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच होती है जिसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन का रोल होता है, यहां पे पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। लुक अप दैट हाउस, लेट दैट हाउस बी लुकिंग अप बाय यू, नहीं। लेट दैट हाउस लॉक्ड अप बाय यू, नहीं। ये इसके नियम होते हैं, अगर आपने नहीं पढ़े हैं तो शायद आप इसको नहीं कर पाओगे एक्टिव पैसिव को। ठीक है, इसके अगर आपने नियम पढ़े होंगे तो यहां पे देखो लिखा हुआ है कि लेट लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप, अर्थात लुक अप दैट हाउस का हो जाएगा लेट दैट हाउस बी लॉक्ड अप। अब और आगे चलते हम, फिर कह रहा है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चूज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फ्रेज पुट अप विद। पुट अप विद का जो है कि फ्रेज जो होगा वो हो जाएगा टॉलरेट, यानी कि सहिष्णु होना, टॉलरेट कर पाना, अर्थात टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू टू एक्सेप्ट एन अनप्लीजेंट सिचुएशन और एक्सप्रेशन एक्सपीरियंस, अर्थात टॉलरेट का प्रयोग होगा। और विच ऑफ दीज वर्ड्स इज रॉन्गली स्पेल्ड। अब गलत स्पेलिंग के लिए आपको पता होना चाहिए। अच्छा चलो मैं मानता हूं कि गलत स्पेलिंग, अब आप ये नहीं कहोगे कि सर हमें तो गलत स्पेलिंग नहीं आती, हम तो वोकैबुलरी याद नहीं करेंगे। मेरे भाई वोकैबुलरी मत याद करो, लेकिन जो ऑप्शन दिए वो तो आप रेगुलर वर्ड यूज करते हो, एटलीस्ट उसकी तो पता होनी चाहिए स्पेलिंग। एम्बिशन, आपका एम्बिशन क्या है, आपकी इच्छा क्या है, डिजायर क्या है, महत्वाकांक्षा क्या है, बिल्कुल स्पेलिंग सही है, ये तो कई बार आप यूज करते हो वर्ड। इंस्टीट्यूशन, आप कई बार कहते हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया या फिर कई सारे इंस्टीट्यूट हो गए, यहाँ पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी है, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करो तो इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर यहाँ पे कलेक्शन, भाई राजस्व कलेक्शन करना है, टैक्स कलेक्शन करना है, ये सब कॉमन वर्ड है ना, इसकी स्पेलिंग तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए। अभी ट्रांसमिशन, ये स्पेलिंग गलत है ट्रांसमिशन की, क्योंकि सही स्पेलिंग जो है कि ट्रांसमिशन की ये नहीं होगी, ये होगी SSION होती है, यहाँ पे क्या लिखा TION से बना दिया, तो ये गलत हो गया। ये तो अब आपको पता होनी चाहिए, ऐसी एक बेसिक। अब आ जाओ भाई पैराग्राफ पे, क्या कह रहा है, काफी लंबा पैराग्राफ दिया हुआ है, समझते हैं।
क्वेश्चन नंबर 38 से मतलब 28 से 31 तक जाएगा ये क्वेश्चन। शुरू करें पैराग्राफ को। देखो, व्हेन आई गो, एक मिनट थोड़ा सा इधर कर लो। चलो देखो, पैराग्राफ भी वही तरीके समझना है, जो थोड़े बहुत तो वर्ड्स आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप समझ पाओगे। व्हेन आई गो इनटू अ, अरे यार पेंसिल यूज नहीं हुई क्या अभी? अब इसमें क्या बला आ गई? देखिए अब क्या लिख रहा है कि व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स पर्सनल लाइब्रेरी, स्ट्रेंजर्स पर्सनल लाइब्रेरी, आई वंडर राउंड द बुक शेल्फ्स to learn what sort of person the stranger is, and when he comes in I feel that I know the key to his mind and the range of his interest। अब यहां तक पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें कई जगह ब्रेक करके स्टेटमेंट दिया गया। क्या कह रहा है कि व्हेन आई गो इनटू अ स्ट्रेंजर्स पर्सनल लाइब्रेरी, अगर मैं किसी की लाइब्रेरी में जा रहा हूं, पर्सनल लाइब्रेरी, कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसको मैं नहीं जानता हूं, तो आई वंडर राउंड द बुक शेल्फ टू लर्न व्हाट सॉर्ट ऑफ पर्सन दैट स्ट्रेंजर इज एंड व्हेन ही कम्स इन। ठीक है, ये वाली बात। फिर कह रहा है आई फील दैट आई नो द की टू हिज माइंड एंड द रेंज ऑफ हिज इंटरेस्ट, मतलब कि मैं महसूस कर पा रहा हूं कि उसके दिमाग की जो है कि कुंजी, यानी कि कीज और टू हिज माइंड एंड द रेंज ऑफ हिज इंटरेस्ट, मतलब उसके इंटरेस्ट जो है कि कहां तक है। जैसे होता है ना कि अगर कोई व्यक्ति लाइब्रेरी में गया और बुक सेल्फ, मतलब जहां पे बुक्स लगी होती हैं, वो जिस सेक्शन में जाता है, अगर कोई लेबोरेटरी वाले में जा रहा है जिसमें प्यार की कहानियां लिखी हुई हैं, कोई रिसर्च वाले में जा रहा है, कोई जो है कि पुरानी कहानियों के बारे में जा रहा है, तो उससे पता चलता है कि उसके माइंड में क्या चीजें चल रही हैं। अब आगे हम बात करते हैं कि अ हाउस विदाउट बुक्स इज अ कैरेक्टरलेस हाउस, मतलब एक ऐसा घर जिसमें कोई किताबें नहीं है, वो चरित्रहीन हो जाता है घर। नो मैटर हाउ रिच इन इट्स ऑनर इट, बहुत अच्छी बात थी। जिन घरों में किताबें नहीं है तो वो घर वैसे ही खराब माना जाएगा, कैरेक्टरलेस माना जाएगा। ये मैटर ही नहीं करता कि उसमें कितना ही अमीर आदमी क्यों न रहे। कहने का मतलब है कि अगर अंबानी जी के घर में जाओ और वहां पे किताब एक भी ना मिले, तो यानी वो कितने ही अमीर क्यों ना हो, लेकिन वो घर अच्छा नहीं माना जाएगा। और एक गरीब का घर जिसके घरों में किताबें हैं, जो ज्ञान देती, बुद्धि देती, दिशा देती है, वो चाहे कितना भी गरीब क्यों ना, वो सबसे ज्यादा अमीर व्यक्ति माना जाता है। इसीलिए जितने भी बड़े बड़े रिसर्च स्कॉलर होते हैं, जितने भी बड़ी पर्सनैलिटी होती है, उनके घरों में एक पूरी लाइब्रेरी होती है किताबों की, और जो एक यूनिक किताब रखी होती है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें होती हैं। तो बहुत अच्छी बात की। The rich decoration of the drawing room and bedroom and luxurious bathroom tell us that the man is wealthy, but the book tell you whether he has got a mind as well as। बहुत अच्छी बात कही। क्या कह रहा है कि जो रिच लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, वो डेकोरेट तो करते हैं अपने ड्राइंग रूम को, बाथरूम को, लग्जरियस बेडरूम और बाथरूम तैयार करते हैं, तो ये पता तो चलता है कि वो व्यक्ति वेल्दी है, यानी कि पैसे वाला है। लेकिन बुक्स टेल यू वेदर ही हैज गॉट अ माइंड एज वेल एज, मतलब लेकिन किताबें अगर आपके घर में हैं तो वो आपका परिचय देती हैं, किताबें, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। अब जैसे एक किताब बहुत फेमस है, रिच डैड पुअर डैड, ये पुस्तक जिस भी स्टूडेंट ने पढ़ी या जिस भी व्यक्ति ने पढ़ी, वो यही तो सोच के पढ़ रहा होगा कि कैसे मैं गरीब व्यक्ति से अमीर व्यक्ति की शिफ्ट हो जाऊं। ये उसका दिमाग होगा कि मैं कैसे, अगर किसी व्यक्ति के घर में ट्रेडिंग वाली बहुत सारी किताबें हैं कि कोडिंग हो गई, ट्रेडिंग हो गई, बिजनेस हो गया, तो इसका मतलब वो अलग डायरेक्शन में जा रहा है। वो किसी व्यक्ति के कमरे में ज्यादातर किताबें आध्यात्म की, जैसे गीता हो गई, रामायण हो गई, भगवत पुराण हो गया, या फिर और भी ऐसी धार्मिक किताबें हो गई, तो कहीं ना कहीं वो आध्यात्मिक सुख की तरफ जा रहा है। तो ये बताता है कि आपका माइंड किधर जा रहा है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ मनी, ये पैसे की बात नहीं है। दैट वी डू नॉट बाई गुड बुक और मेंटेन अ लाइब्रेरी ऑफ गुड बुक्स, मतलब ये पैसे की बात नहीं है कि आप जो है कि कोई अच्छी बुक खरीद नहीं सकते हो, या जो है कि आप उसे मेंटेन नहीं कर सकते हो। आई रिपीट दैट द बुक्स आर द चीपेस्ट एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ द इक्विपमेंट ऑफ फ्यू डॉलर, मतलब देखा जाए वो कह रहा है कि किताब जो है कि सबसे सस्ती होती है। अब आप कहोगे सर हम तो जाते हैं लक्ष्मीकांत खरीदने, 650 रुपए की पड़ती है, हम जाते हैं स्पेक्ट्रम खरीदने 400 रुपए की पड़ती है। तो इसके कहने का मतलब वो नहीं है, आप ये मत सोचो ना कि 400 रुपए 600 रुपए बहुत महंगा है। उसमें जो भरा हुआ खजाना है, उसमें जो नॉलेज है पूरे संविधान की, पूरे इतिहास की, वो आप 400 रुपए में कहीं नहीं खरीद सकते, केवल एक किताब में खरीद सकते हो, यानी फ्यू डॉलर्स में आप खरीद लोगे। Nearly all the best literature in the world in
इज एट योर कमांड एट $2 ऑफ अ वॉल्यूम, मतलब कि एक तरीके से जो बहुत अच्छे अच्छे लिटरेचर वो कम पैसे में भी आ जाएंगे। फॉर $100 यू कैन गेट अ लाइब्रेरी ऑफ 50 बुक्स। वो कह रहा है कि $100 में ही आप 50 बुक्स खरीद के जो है कि डॉलर मतलब एक लाइब्रेरी बना सकते हो, $2 की बुक खरीद के। इवन इफ यू डू नॉट रीड देम योरसेल्फ दे आर अ प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट फॉर योर चिल्ड्रन। मतलब क्या कह रहा है कि फिर से समझो क्या कह रहा है कि इवन इफ यू डू नॉट रीड देम योरसेल्फ, मतलब अगर आप उन्हें खुद भी नहीं पढ़ रहे हो, दे आर अ प्राइसलेस इन्वेस्टमेंट फॉर योर चिल्ड्रन, मतलब आपके बच्चों के लिए वो कैसा इन्वेस्टमेंट हो गया, प्राइसलेस हो गया। व्हाट डिलाइट इज देयर लाइक बी मतलब रिवेलेशन ऑफ बुक्स, द सडन इम्पैक्ट ऑफ अ मास्टर स्पिरिट, द सेंस ऑफ विंडो फ्लंग्स ओपन द यूनिवर्स। मतलब वो एक तरीके से आपके दिमाग की चारों खिड़कियां खोलती हैं, समझाती हैं कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। एंड इट इज द एडवेंचर ऑफ माइंड, द जॉय ऑफ विच डज नॉट पास अवे, दैट गिव्स द एडवेंचर ऑफ लाइफ इटसेल्फ ब्यूटी एंड फ्रेग्रेंस। अर्थात किताबें जो है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन को एक नए नए जो है कि आयाम देती है, नए नए जो है कि अनुभव देती हैं। और यही सबसे अच्छी इनकी खूबसूरती और इनकी खुशबू है कि किताबें ही सब कुछ आपको दिशा दे सकती हैं। चलो भाई, बहुत अच्छा पैराग्राफ था और इसने कहीं ना कहीं हम इस पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो बुक्स की इंपॉर्टेंस पे बता रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस है बुक। अब पहला ही प्रश्न अगर आप देखोगे, कह रहा है बुक्स आर इंपॉर्टेंट फॉर, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, फिर से समझो, द पर्सन ओनली हु बाइज देम, क्या केवल उसी व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट होती जो व्यक्ति उस किताब को खरीदता है। अगर ऐसा होता तो सेकंड हैंड बुकों की किताबें नहीं होती, सेकंड हैंड बुक की मार्केट नहीं होती। क्योंकि आज मैं जिस किताब को पढ़ रहा हूं, कल को मैं सेलेक्ट होने के बाद अगर उस किताब को किसी दूसरे बच्चे को दे दूंगा तो वो उसके लिए भी उतनी ही कीमती होगी जितनी मेरे लिए थी। वो किताब केवल मेरे लिए नहीं हो सकती। ठीक है। द कमिंग जनरेशन, भाई आने वाली जनरेशन के लिए तो रहेगा ही रहेगा, ये तो बात ठीक है। द बायर एंड हिज नेक्स्ट जनरेशन, ये बी वाले से ज्यादा सही है कि खरीदने वाले के लिए भी बेनिफिट है और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी बेस्ट है। ठीक है, तो यहां पर सी ऑप्शन है। और ऑल सिटीजन जरूरी नहीं है, जो पढ़ा लिखा नहीं है उसके लिए किताबें क्या रद्दी के भाव है। आप जाओ ना चाय की दुकान पे, देखो समोसे क्या होते हैं अच्छी अच्छी किताबों के पेज में। मैं देखता था दिल्ली में, मैं जब रहता था, हालांकि अभी तो मैं वहां पे नहीं हूँ, लेकिन वहां पे क्या होता है, दृष्टि कोचिंग के जो नोट्स थे या विजन आईएएस के थे या लक्ष्मीकांत की किताबों के बुक्स के जो पेज थे, जिनको हम लोग संभाल के रखते थे पढ़ने के लिए, उसमें समोसे खाए हम लोगों ने। क्योंकि दुकानदार के लिए उनकी कोई कीमत नहीं है ना। तो ऑल सिटीजन्स में वो भी तो लोग आ रहे हैं जिनको इस किताब से पढ़ने का मतलब ही नहीं है, तो इसलिए सभी के लिए नहीं हो सकता। अब ये चीज आप कहोगे सर ये आप कैसे कर रहे हो, तो देखो जो सिंपल सी बात है, जो आसपास की चीजें आप ऑब्जर्व करते हो ना, इसीलिए आपका एक ऑब्जर्वेशन वैल्यू बहुत अच्छा होना चाहिए। आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना सीख लिए ना, तो आपकी आधी लड़ाई वहीं खत्म हो गई। एक एस्पिरेंट को ये बहुत जरूरी होता है सीखना। What delight does a good book provide, मतलब कि एक अच्छी बुक आपको क्या प्रोवाइड करेगी। इट टेल अबाउट द कैरेक्टर ऑफ इट्स ओनर, क्या वो मालिक के बारे में बताएगी। इट हेल्प द ओनर अर्न अ लॉट मनी, क्या वो मालिक को यानी ओनर जो है उसको मदद करेगी कैसे अधिक से अधिक पैसा कमा सकते हैं। इट ओपन द विंडो टू द यूनिवर्स, यानी हमारा जो यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसकी विंडो अर्थात उसके ज्ञान खोलेगा। कैसे आप जो है कि सारे इस ब्रह्मांड को समझ सकते हो, यूनिवर्स को समझ सकते हो, जिस पृथ्वी पे आप रह रहे हो उसके बारे में समझ सकते हो। दिस इज इंपॉर्टेंट और यही हमसे कहा गया था पैराग्राफ में। क्लियर हो रहा है मेरे भाई। चलो आगे देख लेते हैं। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 30 को देख लेते हैं। क्या कह रहा है, हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ योर बेस्ट ऑफ वर्क लिटरेचर, मतलब हाउ कैन वी कमांड द बेस्ट ऑफ वर्क लिटरेचर। तो भैया बाय स्टैब्लिंग अ ह्यूज लाइब्रेरी इन आवर सिटी, क्या हम वर्क लिटरेचर के तौर पे जो है कि अगर हम बेस्ट वर्क लिटरेचर में, क्या हम अपने शहर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी खोल दे तो क्या वो लिटरेचर को बेस्ट होगी, नहीं। बाई परचेसिंग अ वॉल्यूम प्राइसिंग $2 ओनली, यानी हम कोई भी अच्छी से अच्छी किताब को केवल $2 में अगर खरीद पा रहे हैं तो ये हमारे लिए बेस्ट हो जाएगा। और यही हमसे पैराग्राफ में कहा भी गया था, जो पैराग्राफ में कह रहा है हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, अपने मन से भी ज्यादा नहीं चल सकते। द कंपाउंड वर्ड मास्टर स्पिरिट द पैसेज मीन, मतलब कि जो इस पैसेज में दिया हुआ था मास्टर स्पिरिट, उसका क्या मतलब है, तो उसका मतलब है द कंट्रोलिंग स्पिरिट। स्पिरिट मतलब होती है आपकी इच्छा, डिजायर, इस तरीके से भी आप उसे कह सकते हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 32 है जिसके दो स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं। चलो देख लेते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ से हम पैराग्राफ से बाहर निकल चुके हैं, क्योंकि करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गिवन सेंटेंस, द डॉक्टर सेड टू मी टेक
दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, यानी डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि जो आपको मेडिसिन लेनी है वो हफ्ते में मतलब ट्वाइस अ डे मतलब दिन में 2 बार लेनी है। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है कि बदलना होता है तो थर्ड पर्सन को हमें बदलना होता है, फर्स्ट पर्सन को बदलना होता है, सेकंड पर्सन को बदलना होता है। तो इस हिसाब से द डॉक्टर टोल्ड मी दैट आई शुड टेक दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, नहीं टोल्ड मी नहीं होगा यहाँ पे। द डॉक्टर सेड टू मी, सेड भी नहीं होगा। आई वुड ईट दैट मेडिसिन ट्वाइस अ डे, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें थर्ड पर्सन को भी चेंज करना है। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच तुम्हें बताऊंगा नहीं। फिर दूसरा, यहां पे जो सीधा आंसर होगा, द डॉक्टर एडवाइज्ड मी टेक अ मेडिसिन ट्वाइस अ डे, मतलब डॉक्टर हमें ऑर्डर नहीं देता, डॉक्टर में सलाह देता है कि भाई दिन में 2 बार आपको दवाई खानी, नहीं खाना है आपकी मर्जी, तबियत आपकी खराब होगी, सही होगी कि नहीं होगी। तो ये चीज हो गई। तो भैया ये हो गया इंग्लिश का क्वेश्चन खत्म। अब आ जाते हम कम्युनिकेशन पे और रीजनिंग पे। तो देखते कम्युनिकेशन पे जो है कि क्या क्या चीजें रहेंगी सही, और यहीं से मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। देखो, प्रतिपुष्टि जानकारी देना प्रभावी रूप से व्यवहार के प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाने में प्रयुक्त होता है। यह क्या है? यह एक प्रकार का क्या है? जन संप्रेषण का, अनौपचारिक संप्रेषण का, अंतरवैयक्तिक संप्रेषण का या समूह संप्रेषण का। तो देखो सीधा सा आंसर जो इसका हो जाएगा वो हो जाएगा सी वाला ऑप्शन कि अंतरवैयक्तिक संप्रेषण। अब यहीं पे नहीं रुकना है, पहले समझ तो लो, अभी आगे नहीं बढ़ना है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है प्रतिपुष्टि को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? फीडबैक। ठीक है, फीडबैक। अब एक बात समझो, कम्युनिकेशन शुरू जो होता है, मैं एक शॉर्ट बताता हूं, बहुत डिटेल में नहीं, लेकिन यहां से समझो। कम्युनिकेशन जब शुरू होता है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट भूमिका होती है सेंडर की, यानी बताने वाले की, और इसमें कई सारी प्रक्रिया होती है। फिर यहाँ पे एक होता है रिसीवर, ठीक है, और रिसीवर के द्वारा जब तक फीडबैक नहीं दिया जाएगा तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं माना जाएगा। याद आया कुछ इस पैटर्न में? अब जैसे मान लो टीचर ने पढ़ा दिया, यहाँ पे एक टीचर है, मैं अपने कोई मान लेता हूं, और यहाँ पे स्टूडेंट है। टीचर ने पढ़ाया बच्चे को क्लास में जाके, क्लास 7th 8th में, कि बेटा पृथ्वी जो है कि इस तरीके से सूर्य की परिक्रमा लगा रही है और पृथ्वी की परिक्रमा चंद्रमा लगा रहा है, जब ये तीनों एक सीध में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण की स्थिति बन जाती है। ये सब बता रहा है, लेक्चर दे दिया सेंटर ने। रिसीवर ने क्या समझा? सूर्य क्या होता है साहब, चंद्रमा क्या होता है, पृथ्वी क्या होती है, हमें नहीं पता। उसने कोई फीडबैक निगेटिव दे दिया, या फिर उसने कहा कि जी सर मुझे पता है, सुबह 4 बजे जो है कि मैं उठता हूं तो 5-6 बजे जो है कि सूर्य उदय होता है और शाम में जो है कि सूर्यास्त होता है, पृथ्वी ऐसे ऐसे घूम रही होती है, चंद्रमा को हम लोग रात में देखते हैं, हम लोगों ने अभी ब्लड मून देखा या जो कि लाइट मून देखा, जो भी देखा, ये सारी चीजें जब वो बता रहा होता है और वो कहता है सर मुझे समझ में आ गया, तो टीचर तक जब फीडबैक पहुंच जाता है तभी समझ में आता है कि भाई ये संचार कंप्लीट हो गया। प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रबंधन और कार्यकुशलता को बढ़ाने के लिए क्या जन संप्रेषण का प्रयोग होता है? जन संप्रेषण मतलब मास कम्युनिकेशन होता है। एक जगह नेताजी मंच पे खड़े हो गए और आगे बैठी पूरी हजारों की भीड़ में जनसंख्या, क्या नेताजी जो है कि मास कम्युनिकेशन में क्या रिसीव करते हैं क्या फीडबैक साथ के साथ कि नहीं नेताजी ये बात गलत कह दी, ये बात गलत कह दी? ऐसा तो नहीं होता ना, क्योंकि हजारों की भीड़ के वो क्वेश्चन ही सुनते रह जाएंगे, तो फीडबैक वहां पे भी नहीं हो सकता। अनौपचारिक संप्रेषण, घरों में जो हम बात करते हैं भाई बहनों से, माता पिता से, या जो है कि अपने दोस्त यार चाइल्डहुड फ्रेंड से, तो वहां पे फीडबैक नहीं भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। लेकिन अंतरवैयक्तिक संप्रेषण, जहां पे हम 2 या 2 से अधिक लोग जब आपस में बात कर रहे होते हैं तो फीडबैक जरूरी होता है, तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है। जैसे मैं यहाँ पे क्लास पढ़ा रहा हूं, अब क्लास पढ़ाते पढ़ाते आपको लगा कि यार वीडियो में आवाज नहीं, जैसे कल की वीडियो में वॉइस थोड़ी सी म्यूट हो गई थी, मुझे ये पता चला बाद में, कमेंट भी कुछ लोगों ने तब पता चला और बीच में भी दिक्कत हुई, तो फीडबैक आपका मुझे मिला कि सर 52 मिनट तक तो क्लास अच्छी चली है, उसके आगे लगभग 1 घंटे 6 मिनट तक क्लास जो है कि क्या हो गई, म्यूट हो गई थी। तो यहां से क्या समझ में आया कि फीडबैक आपका जो मुझे मिला, इससे मेरा और आपका कम्युनिकेशन पूरा हुआ। तो समझ में आ गया मेरे भाई, तो फीडबैक का ये जो है कि रोल होता है। यही चीजें मुझे आपको समझानी है, ठीक है, यही चीजें मुझे आपको समझानी है। अब इस व्याख्या को आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, ग्लैंस एकेडमी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। 15,000 से अधिक सब्सक्राइबर उस पर, लगभग 15.7K के ऊपर है, उस पर जाके आप डाउनलोड कर लो, क्योंकि इससे बेहतर तो मैंने बता दिया, वो क्या बताएगा। आगे देख लेते हैं, 2 समानांतर टीमों के बीच, हाँ अब देखते हैं कि 2 समानांतर टीमों के बीच एक फुटबॉल मैच देखने के बाद एक व्यक्ति जोर देकर कहता है कि वह पहले से जानता था कि विशेष टीम, विजेता टीम जीतने वाली थी। यह एक उदाहरण है। कई बार होता है जब हम इंडिया और पाकिस्तान का मैच देखते हैं, हम भारतीय हैं और हम अपने इमोशंस को दबा नहीं सकते, हम कहेंगे कि भाई भारत को ही जीतना है और भारत ही जीतेगा, और भारत जीतता हुआ भी आया है, क्योंकि भारतीय खिलाड़ियों ने
प्रदर्शन इतना अच्छा किया है कि उनके कंधों पे जो 140 करोड़ लोगों की उम्मीदें टिकी होती, उस वजह से और अच्छा करते हैं। तो ये क्या हो गया, हम पहले से प्रिडिक्ट कर रहे हैं ना कि भाई ये टीम जीतने वाली थी। तो ऐसी अगर कोई बात करता है व्यक्ति, तो समूह सोच, समूह कहाँ है, ये व्यक्ति तो अकेले बैठा है, ग्रुप की तो कोई बात ही नहीं हो गई, कैंसिल करो। ऐसे ही आपको ऐसे प्रश्नों के आंसर को निकालना है मेरे भाई, कुछ अलग से दिमाग नहीं लगाना है, बस इसी तरीके से एलिमिनेट करना है। अवचेतना, अवचेतन समस्या समाधान, अवचेतन तो है नहीं क्योंकि वो तो सामने बैठ के देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है सारी चीजें। त्रुटिपूर्ण मतैक के प्रभाव का, त्रुटिपूर्ण नहीं कहते हैं इसको, ये गलती से नहीं हो गया, ये जानबूझ के जो है कि इस तरीके से नहीं कहा जाएगा। पश्च दृष्टि अभिनति का, पश्च दृष्टि का मतलब जो है कि उसने पहले भी इस टीम के परफॉर्मेंस देख रखे थे। याद होगा आपको, जब हम लोगों की जनरेशन में जो 1990-95 के बीच में जो पैदा हुए होंगे, उनको अच्छे से पता होगा कि जब एक समय था, रिकी पॉन्टिंग की जो टीम थी, ऑस्ट्रेलिया टीम, जिसमें एंड्रयू साइमंड थे और माइकल गिलक्रिस्ट थे जो कीपर थे, रिकी पॉन्टिंग थे और भी ब्रैटली थे, मैथ्यू हैडन थे, ऐसे ऐसे बैट्समैन थे। और उस समय जब भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से होता था, तो हम लोगों ने अक्सर देखा है कि यार उस समय विश्व की सबसे जो मजबूत टीम थी वो ऑस्ट्रेलिया थी। आप भी इस बात से सहमत होंगे। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने जब भी कोई टीम खेलती थी, हम लोग दिमाग में रख लेते यार कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छी टीम है, इसके परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ये टीम जीत सकती है। तो ये हमारे पूर्व पश्च दृष्टि अभिनति से संबंधित है। क्लियर हो गया? तो ये डी वाला ऑप्शन हो गया। चलो भाई आगे देख लेते हैं। एक व्यक्ति, ये तो रीजनिंग है, देखो भाई रीजनिंग तो मैं कराऊंगा नहीं यहाँ पे, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था, रीजनिंग आपको खुद करनी है। एक और प्रश्न में आ जाते हैं। क्या कह रहा है प्रश्न, बहुत अच्छा है, कि वह संप्रेषण जो किसी संगठन में समय बचाता है और समन्वय को सहज बनाता है। यानी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो, चाहे वो एनजीओ हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, इसमें कह रहा है कि ऐसा कौन सा पैटर्न होगा संप्रेषण का जो हमारे समय भी बचाएगा और साथ ही साथ कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा सभी स्टाफ के बीच में। तो तटस्थ, भाई तटस्थ अगर हो जाओगे, न्यूट्रल हो जाओगे कि भाई मैं बस अपनी जिम्मेदारी लेता हूं, दूसरे की नहीं लूंगा, तो ये आप ग्रुप में रह ही नहीं रहो एक तरीके से। ऊर्ध्वगामी, ऊर्ध्वगामी का अगर आप देखोगे, देखो एक होता है अधोगामी, एक होता है ऊर्ध्वगामी, एक होता है ऊपर से नीचे आना और एक होता है नीचे से ऊपर जाना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डीएम साहब बैठे हैं, यहाँ पे एसडीएम साहब बैठे हैं, यहाँ पे नायब तहसीलदार साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पे एसपी साहब बैठे हुए हैं, यहाँ पर धीरे धीरे आप नीचे आओगे तो ग्राम पंचायत तक आ गए, यानी ग्राम के लोगों तक। तो ऊपर से नीचे डिसीजन आ रहा है ना, यहाँ पे समय तो कहां बच रहा है भाई। डीएम साहब को योजना को कार्यान्वित करना था कि गांव में जो है कि सड़क बनानी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत। तो डीएम साहब ने पैसा रिलीज किया, पैसा रिलीज किया, पैसा रिलीज किया, गांव तक आते आते 1 साल लग गया। तो ये समय कहां बचा रहा है, और समन्वय भी नहीं है। गांव का व्यक्ति डायरेक्ट डीएम साहब से कह भी नहीं सकता कि सर साल भर बीत गया हमारा जो है कि रोड नहीं बना, तो ये भी नहीं हो सकता। सेम यही प्रोसेस नीचे से ऊपर जाएगा तो भी समय नहीं बचेगा। पार्श्विक संप्रेषण सबसे बेस्ट हो जाएगा यहाँ पे। पार्श्विक संप्रेषण में क्या होता है कि हम एक दूसरे के साथ जल्दी जल्दी कम्युनिकेट कर पाते हैं और समय बचता है। अब बताओ इसमें कोई रीजनिंग लगानी थी क्या, इसमें कोई जो है कि रट के आ सकते थे आंसर को? नहीं मेरे भाई, इसमें आपको अपना दिमाग लगाना है, कॉमन सेंस वाला। आगे बढ़ते, यही चीज मुझे आपको सिखानी, ये भी कैलेंडर है। आ जाओ इसमें आते हैं। निर्णय लेने के संदर्भ में व्यक्तिगत संभाव्यताओं को आमतौर पे कहा जाता है, क्या कहा जाता है निर्णय लेने पर? क्या सामाजिक संभाव्यता होती है, समायोज्य होती है, आत्मनिष्ठ होती है, या अप्रकार्यात्मक होती है? भाई निर्णय लेने पर व्यक्तिगत संभावना की बात कर रहा है ना, पर्सनल बात कर रहा है, इंडिविजुअल बात कर रहा है, ग्रुप्स की बात नहीं कर रहा है। तो आत्मनिष्ठ क्या होता है? आत्मनिष्ठ का मतलब होता है कि आप इंडिविजुअलिटी की बात करते हो। तो इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा आत्मनिष्ठ हो जाएगा। ठीक है, चलो समझ में आ रहा है मेरी बात? आगे देख लेते हैं, ये भी रीजनिंग का प्रश्न है आपका। और हाँ, इसको आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 40 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सचेतन श्रवण में बाधा नहीं है? बाधा नहीं है, यानी 3 ऑप्शन तो बाधा है, एक ऑप्शन नहीं। सचेतन श्रवण का मतलब क्या है? जिसे हम कहते हैं एक्टिव लिसनर। आपको एक अच्छा स्पीकर होने से पहले एक अच्छा लिसनर होना चाहिए। क्यों कहा जाता है कि गुड लिसनर जरूरी होता है गुड स्पीकर से? ठीक है, तो लिसनर, जब भी आप अच्छे लिसनर हो तो उसमें एक ऐसी प्रॉब्लम्स है जो बाधा नहीं है, बाकी सभी बाधा है। अब बाधा क्या है? मान लो पूर्व निर्णय, आप किसी लड़की के बारे में बात करो किसी अपने दोस्त से, या फिर सामने वाला कोई जो है कि व्यक्ति कोई बात कर रहा है किसी लड़की के बारे में या समाज के बारे में, तो आपके दिमाग में अरे यार लड़कियां तो जो है कि इस तरीके की गलत है या जो भी है, जो कि आप पहले से ही जो है कि माइंडसेट बना चुके हो, पूर्व निर्णय, ये गलत है। पहले उस लड़की के बारे में जिससे बात हो रही है, समाज के उसके परिदृश्य देखिए, उसके सामने आने वाली चुनौतियों को देखिए, उनकी जो है कि महत्वपूर्ण भूमिका देखिए, घरेलू उनके कार्य देखिए, तब जाके आप डिसीजन लीजिए ना मेरे भाई। तो पूर्व निर्णय गलत हो जाएगा, ये बाधा है क्योंकि आपकी साइकोलॉजिकल फेलियर है। दूसरा, संदेश का अति भार,
संदेश का अतिभार समझते हो? जैसे मान लो कक्षा 3 के बच्चे हैं, कक्षा 2 के बच्चों की बात करें, जिसको ABCD नहीं आती, 1 2 3 4 नहीं आता, और आप उसको जो है कि उसी समय एक ही साथ बैठा के कोचिंग टीचर, चल भाई ABCD कर ले, 1 2 3 कर लो, पहाड़े कर लो, टेबल्स याद कर लो, एनिमल नेम याद कर लो, मतलब इतना ज्यादा संदेश दे दिया कि अति भार हो गया। आपके व्हाट्सएप में क्या होता है, ग्रुप में बहुत सारे मैसेजेस आ जाते हैं, टेलीग्राम में क्या होता है, बहुत सारे जो है कि मैसेजेस आ जाते हैं, तो ये भी तो एक बाधा है, आप सभी को नहीं देखते हो, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। संदेश की जटिलता, अगर संदेश में जटिलता पहले ही आपने व्हाट्सएप पे लिखा अपने दोस्त से कि भाई मुझे 3,000 रुपए चाहिए, वहां पे कुछ और चला गया मैसेज, तो संदेश की जटिलता है, कहीं टाइप हो गया बाई मिस्टेक 30,000, तो कहेगा भाई इतने तो पैसे ही नहीं है, आपको लगा यार मैंने तो 3,000 मांगे थे, सामने वाला कह रहा है कि भाई तू तो 30,000 मांग रहा था, इसका मतलब संदेश की जटिलता। द्विक दृष्टिकोण सबसे बेस्ट मेथड हो जाएगा कि ये एक बाधा नहीं होती द्विक दृष्टिकोण में। आगे देखते हैं, 60 व्यक्तियों का ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 42 में हम बात करेंगे। बात समझ में आ रही है मेरे भाई? वीडियो अच्छी लग रही है तो क्या करना, लाइक कर दिया करो यार, ठीक है। इसी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको बेहतर तरीके से कम्युनिकेशन के प्रश्न को सॉल्व कराऊं, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्या होता है ना, आपको एक्सपीरियंस की जरूरत होती है, अनुभव की जरूरत होती है, अपनी नॉलेज की। यदि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान अपने पूर्व अनुभव के आधार पर करने का प्रयत्न करता है तो उसे कहा जाता है, एक व्यक्ति कर रहा है। देखो, प्रक्रियात्मक स्थिरता को कहते हैं फंक्शनल फिक्सनेस। फिक्स हो जाने का मतलब होता है कि हम उस दायरे से ना बाहर सोचेंगे ना उस दायरे से अंदर सोचेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक गांव की लड़की के बारे में आपसे एक ऑब्जर्वेशन है, मैं एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि आप ये मत सोचना कि कोई नेगेटिव थॉट है, नहीं, समाज की हकीकत में बता रहा हूं। गांव में आज भी जाओगे, इंटर पास कर ली बेटा, बस तुम्हारा काम क्या है, घर जाओ, अपने ससुराल जाओ, चूल्हा चौका देखो और अपना खाना पीना बनाओ, पति को और सास ससुर को खुश रखो, ये उनकी जिम्मेदारियां बांध दी गई गांव में। लेकिन यही अगर आप गांव से निकल कर आए हो तो आपको शहर की जो है कि लड़कियां जो है कि खराब दिखने लगेंगी, क्योंकि आपका तो माइंडसेट वहीं तक सीमित है ना भाई, आपका तो जो है कि प्रक्रियात्मक स्थिरता है, आप उससे बाहर सोच ही नहीं सकते हो। जबकि आज हमारे यहाँ जो है कि टॉपर यूपीएससी 1, यूपीएससी 2, यूपीएससी 3 रैंक आ रही है, हमारे यहाँ लड़कियां जो है कि मेहनत कर रही हैं, यूपी पीसीएस में जो है कि रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 आ रही हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी स्पोर्ट्स टीम में देखिए, हमारे ओलंपिक गेम्स में देखिए, हर जगह लड़कियां अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रही हैं। तो आप अगर इस तरीके से डिसीजन ले रहे हो पूर्व अनुभव पे, तो ये आपके लिए जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, तो ये गलत हो जाएगा। मानसिक विन्यास कहा जाता है इसको, क्या कहते हैं, मेंटल सेट कहते हैं। अर्थात आप पिछले कोई अनुभव आपका रहा होगा और आप उस आधार पे अगर कोई डिसीजन लेते हो तो इसको कहा था मेंटल सेट। क्लियर हो गया? चलो, समझ में आ गया? आगे देख लेते हैं। अच्छा, एग्जामिनर भी ना बार बार क्या कर रहा है कि एक एक क्वेश्चन के बीच में मैथ रीजनिंग वगैरह डाल दे रहा है ताकि आपका दिमाग डिस्टर्ब होते रहे और कम्युनिकेशन कर पाते हो कि नहीं, ये चीज देख रहा है। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझ के हेरफेर करना क्या कहलाता है? मतलब कोई सूचना आती है, कहते हैं ना कि अगर कोई सूचना ऊपर से नीचे तक आ रही है तो उसमें बहुत सारी चीजें बदलती चली जाती हैं, और इसी को कहा था निस्यंदन, यानी इंग्लिश में इसको एक वर्ड यूज किया था फिल्टरेशन, या फिल्टर कर देना। क्या कर दिया था? फिल्टर कर दिया जाता है। तो ये किसी सेंडर ने जो है कि कोई सूचना भेजी और धीरे धीरे जो है कि वो नीचे आते आते रिसीवर तक इस तरीके से सूचना पहुंची कि वो पूरी तरीके से खराब हो चुकी सूचना, यानी उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो चुके हैं। अब आगे देखते हैं, यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 46। निर्णय लेने का उद्देश्य, निर्णय लेने का उद्देश्य क्या होता है? आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो, आप एज ए एसडीएम हो और आप अगर कोई डिसीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, उसका उद्देश्य क्या है, समझो। क्या सही विकल्प का निर्धारण करना था, या सर्वश्रेष्ठ विकल्प का निर्धारण करना था, या जोखिम भरे या प्रबलित? तो देखो, प्रबलित भी नहीं होगा, जोखिम भरे भी नहीं होंगे। जोखिम वाले आप डिसीजन लोगे तो आप एक अच्छे ब्यूरोक्रेट्स नहीं होगे। यहां पर है सही विकल्प या सर्वश्रेष्ठ, तो भैया विकल्प तो 10-12 अगर आपके पास है तो सभी विकल्प सही है, कोई विकल्प गलत नहीं है, सभी विकल्पों से आप किसानों की आय बढ़ा सकते हो। लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ है, जो कम समय में कम लागत में किसानों की आय को दुगुना 3 गुना करता है, वो सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा। तो आप एज एडमिनिस्ट्रेटर, आप एज एसडीएम की पोस्ट पे सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करोगे, यही आपके निर्णय लेने का डिसीजन होता है। राइट भाई? चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा किसी समस्या के समाधान हेतु चिंतन का तरीका नहीं है? अगर आपको किसी समस्या का समाधान करना है और आपको देखना है कि क्या चिंतन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो कौन सा एक ऐसा मेथड है जो इसका तरीका नहीं होता है? कलन विधि, प्रयास त्रुटि, स्वतः स्रोत। लेकिन एनाग्राम जो होता है ये मैथमेटिकल होता है, कंप्यूटराइज होता है, यहां पर आप चिंतन नहीं करते, यहाँ पे मशीन से सारा आंसर देना होता है, तो यहां पर आप चिंतन नहीं करते। स्वतः शोध मतलब क्या होता है? आप ह्यूरिस्टिक मेथड अपनाते हो, आप बार बार जो है कि कुछ सोचते हो, कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते हो। ट्रायल एंड एरर में क्या होता है? आप सीखते हो, गलती करते हो, सीखते हो, गलती करते हो, तो अपने दिमाग से कर रहे हो। लेकिन एनाग्राम्स नहीं होता, ये मशीन होती है एक तरीके से।
देखते हैं इसकी व्याख्या अगर कुछ दी होगी अच्छे से तो पढ़ लेंगे। हाँ लिखा है यहाँ पर, देखो देखो एनाग्राम शब्दों का एक खेल है जिसमें किसी शब्द या वाक्यांश के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करने का एक नया शब्द या वाक्यांश बनाना होता है, और खेल में सभी मूल अक्षरों का केवल एक बार उपयोग करने की अनुमति देता है। तो वही चीज होगी जैसे डिक्शनरी देख लो, अल्फाबेटिकल जो है कि बच्चों से जो कहा था ना उस तरीके का। अब जैसे ये देखो, ये उसी का एग्जाम्पल्स है, इसमें जो है कि डिक्शनरी के तौर पे आपको मिलान करना है। आ जाओ, अगला प्रश्न क्या है कि पारस्परिक लेनदेन के रूप में संप्रेषण मॉडल के अनुसार लोगों के मध्य अंतःक्रिया है। पारस्परिक लेनदेन, जैसे मान लो कि आप किसी दोस्त के पास रह रहे हो या अपने पार्टनर के साथ रह रहे हो, तो आप उनके साथ कोई ना कोई लेनदेन कर रहे हो पारस्परिक रूप में, तो इसमें जो है कि अंतःक्रिया कैसी कहलाएगी? व्याख्यात्मक, अंतःक्रियात्मक, सहसामयिक या सहकालिक अंतःक्रिया। सहकालिक अंतःक्रियात्मक हो जाएगा। यानी हम पहली चीज अंतःक्रियात्मक तो होगा ही होगा, क्योंकि भाई जब हम अपने पारस्परिक कर रहे हैं ना, पारस्परिक लेनदेन के लिए हम क्रियात्मक तो होंगे। अंत मतलब दो लोगों के बीच में होनी चाहिए, लेकिन सहकालिक का मतलब समय के साथ साथ कर रहे हो। ये नहीं कि हमने आज कोई चीज दी और 10 दिन बाद हमें कोई रिसीव हो रही है, नहीं। पारस्परिक लेनदेन मतलब एक हाथ से आप गेहूं दे रहे हो और दूसरे हाथ से आप ठेले वाले से सब्जी खरीद रहे हो। गांव में तो यही होता है, आज भी गेहूं के बदले सब्जी, चावल के बदले कुछ भी मिल जाता है। तो ये समय के साथ उसी समय होनी चाहिए क्रिया, अंतःक्रियात्मक। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। संचार प्रभावी होगा, संचार कब इंपॉर्टेंट होता है, कब इफेक्टिव होगा? जब धीरे और स्पष्ट रूप से दिया जाए। भाई धीरे धीरे दोगे तो कोई मतलब नहीं, समय पर होना चाहिए। उपयुक्त माध्यम के उपयोग से दिया जाए। एक बार को आपको लग सकता है कि हाँ सर उपयुक्त माध्यम, पहले और आंसर देख लेते हैं। प्रेषक द्वारा इच्छित रूप में प्राप्त किया जाए। प्रेषक जैसा चाहेगा वैसा अगर भेजा जाएगा और रिसीवर को ना समझ में आए तो इच्छित रूप में नहीं, तत्काल प्राप्त किया जाए। दिस इज इंपॉर्टेंट। मान लो आपने क्वेरी की, वीडियो के नीचे कमेंट आता है कि सर प्लीज रिप्लाई, और अगर उसी समय मैंने रिप्लाई दे दिया, अगर मेरे पास समय मिल गया या मैं मोबाइल मेरे पास था या मैं कहीं ट्रैवल में नहीं था या कहीं मार्केट में नहीं था, मैं फ्री होता हूं तो तुरंत रिप्लाई कर देता हूं, तो आप कहोगे सर तुरंत मुझे आपका क्या मिला, रेस्पॉन्स मिल गया, ये संचार बेहतर हो गया। आपने उसको पढ़ा और आपको लगा नहीं सर मुझे एक क्वेश्चन और पूछना है आपसे, आपने तुरंत झट से ना दूसरा मैसेज टाइप कर दिया कि सर ये बात और बता दो, तो ये बेहतर माना जाएगा। अब आपने सुबह मैसेज किया 9 बजे कि सर मैं आपकी क्लास देख रही थी और ये थोड़ा सा क्वेश्चन नहीं समझ में आया, और मैं रिप्लाई कर रहा हूं अगले 2 दिन बाद, तो उस संचार का कोई मतलब नहीं है। मतलब धीरे करोगे या माध्यम भले सही है, लेकिन ये वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट होगा। इसको देखो, सीसेट के इन क्वेश्चन को करने के लिए ना मेरे भाई आपको खुद पे अप्लाई करना पड़ेगा, एक अपनी रीजनिंग लगानी पड़ेगी कि यार अगर हम ऐसा काम कर रहे हैं तो क्या ये आंसर सही आएगा कि नहीं आएगा। चलो अब यहां आ जाओ, कह रहा है कि समान समूह के सदस्यों के मध्य जो संप्रेषण होता है, एक ही ग्रुप में रहने वाले जो समान मतलब एक ही पोस्ट पर रहने वाले व्यक्ति होते हैं, एक उम्र के जो लोग होते हैं, उनके बीच में जब भी होता है, देखो अधोगामी और ऊर्ध्वगामी नहीं होगा, मैंने पहले ही बता दिया। क्या डीएम के बराबर ग्राम प्रधान जी है क्या, या आम नागरिक है क्या? तो समान समूह तो हुआ ही नहीं। या फिर नीचे से ऊपर भी जाएगा तो क्या एक ही उम्र या एक ही ग्रुप के लोग हैं? नहीं, इष्टतम होगा नहीं, पार्श्विक संप्रेषण हो जाएगा। पार्श्विक संप्रेषण जिसके द्वारा एक समुदाय के लोगों के द्वारा सहकर्मी समूह, विभाग या इकाइयों के बीच सूचना, विचारों या भावनाओं को आदान प्रदान किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टीचर्स की लॉबी, आप टीचर्स की बात कर सकते हो। अगर स्कूल में अगर हम बात करें, प्रिंसिपल को छोड़ के सारे टीचर अगर एक ही पोस्ट पे सब सहायक अध्यापक है तो एक ही तो लॉबी हो गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पार्श्विक संप्रेषण हो गया। हाँ, प्रिंसिपल और सहायक अध्यापक में ऊर्ध्वगामी और अधोगामी का संबंध हो सकता है, लेकिन बाकी में क्या हो गया, पार्श्विक हो गया, तो एक ही एज ग्रुप हो गया। अब आ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 को देखेंगे हम यहाँ पे। 59 क्वेश्चन क्या करा, निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान में विभाजित करो और जीतो रणनीति का एक संस्करण है। यानी कि प्रॉब्लम को पहले छोटा छोटा तोड़ो, अलग अलग करो और फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर निकाले। मैथ में अक्सर इस पॉइंट को यूज किया था, या मेंस के आंसर राइटिंग में भी होता है। जब मेंस का क्वेश्चन एक 2-3 लाइनों का आप देखते हो यूपीएससी का या यूपीपीसीएस का, तो उसमें क्या होता है, कीवर्ड्स को हम पकड़ते हैं, कुछ कुछ मेन शब्दों को पकड़ते हैं और फिर उसी के आधार पर हम क्या करते हैं, आंसर लिख देते हैं। जैसे मान लो पूछा गया कि 1857 की क्रांति के तत्कालिक कारणों पर चर्चा करते हुए इसकी असफलताओं के कारणों पर भी चर्चा करें, साथ ही साथ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को किस तरीके से इसने एक नया आधार प्रदान किया। 3 लाइन का क्वेश्चन बन गया। तो आप पहले कहोगे सर 1857 की क्रांति में तात्कालिक कारण पूछा गया, पहला पॉइंट क्या किया मैंने, विभाजित कर दिया। तात्कालिक कारण मुझे बताने 3-4 मैंने बता दी, भाई चर्बी वाले कारतूस का मुद्दा था, आर्थिक नीति थी, सामाजिक नीति थी, किसको का आंदोलन था।
क्लियर हो गया। दूसरा मैंने क्या बताया, प्रश्न पूछा कि असफल क्यों हुआ, तो असफलता के कारण फिर आपने बताया कि सर विभाजित किया, जीतो रणनीति, मतलब फटाफट मैंने आंसर दे दिया कि भाई इसमें जो है कि मध्यम वर्ग का योगदान नहीं था, जमींदारों का योगदान नहीं था, सहयोग नहीं था, आपस में कोई एक केंद्रीय थीम नहीं थी, केंद्रीय नेतृत्वकर्ता नहीं थे, तमाम बातें लिख दी मैंने। फिर तीसरा कह रहा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को इसने नींव कैसे प्रदान की, क्योंकि इसने आगामी आंदोलनों को एक नई दिशा प्रदान की कि अगर आप उग्रवादी पैटर्न अपनाओगे, आप हिंसात्मक पैटर्न अपनाओगे, तो अंग्रेजों को दमन करने का एक मौका मिलेगा। इसीलिए गांधी जी ने सारे आंदोलन कैसे किए, एक नॉन हिंसा वाले यानी नॉन वायलेंस वाले अहिंसात्मक आंदोलन किए और आराम से उनके सारे आंदोलन सफल हुए। तो कहने का मतलब हुआ कि भाई विभाजित करो, समस्या को जीतो। तो समस्याओं को तोड़कर आप कर सकते हो सॉल्व, तो इसे कहते हैं साधन साध्य विश्लेषण, यानी साधन भी आपका अच्छा होना चाहिए, साध्य भी आपका अच्छा होगा, इसे एनालिसिस कर लो। बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, बिल्कुल। चलो अगला प्रश्न है आपका ये वाला 62 नंबर पे कि समस्या समाधान प्रक्रिया अनिवार्य रूप से एक भ्रमण है। भाई समस्या के समाधान में जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं वो एक तरीके से भ्रमण यानी यात्रा है। किस चीज की, तो समस्या परिक्षेत्र के माध्यम से हम भ्रमण करते हैं, समस्या के एरिया को हम देखते हैं कि समस्या कहां तक हो सकती है। एक प्रश्न ये है आपका, क्या कह रहा है, फिर रुक गया पेन, यहां पर प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक पराभाषा है, परा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है। अब परा लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, देखो यहां पर जब हम बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं किसी से या कोई सिंबल में ही बात कर रहे होते हैं, तो वहां पर जब हम किसी बात पर विशेष बल दे रहे होते हैं, उसके लिए हमारा जो बॉडी गेस्चर होता है, जो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है, जो हाव भाव होते हैं, उनको हम परा लैंग्वेज में कहते हैं। मतलब जो हम बोल रहे हैं वो तो सुनाई दे रहा है, लेकिन उस बोलने के साथ हम जो बॉडी लैंग्वेज एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस चीज पे ज्यादा पिच दे रहे हैं, जिस पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, वो चीज अगर आप समझ पाते हो, सेंस कर पाते हो, तो उसी को कहा जाता है परा लैंग्वेज। अब समझिए आवाज की गुणवत्ता, आपके पिताजी ने आपको फोन किया, कहा बेटा इधर आओ कुछ काम है, आपको लगेगा नॉर्मल है। अगर आपके पिताजी ने आपको फोन किया और कहा घर जल्दी आओ तुमसे कुछ बात करनी है, तुमको लगेगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है, क्योंकि पिताजी गुस्से में है। आवाज की गुणवत्ता से तो आपने पता कर लिया कि भाई परा लैंग्वेज है। आपकी माताजी आपको प्यार से बुलाती है, बेटा खाना खा लो, और कहीं माताजी को गुस्सा आया कि तू घर आ जा, तूने चोरी किया 100 रुपए की, जो भी है, तो मतलब मैटर क्या है, आवाज की गुणवत्ता से। दूसरा वाक गति, बोलने की गति क्या है, अगर हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं या फिर धीरे धीरे बोल रहे हैं, ठीक। तीसरा स्वर मान, स्वर मान का मतलब होता है कि जहां पर फोकस करते हुए हम बहुत ऊंची आवाज में बोल के उस पर फोकस करते हैं कि ये बात आपको ध्यान से समझनी है। फॉर एग्जाम्पल 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण लिखो, फोकस किस पे है, तात्कालिक कारण लिखो, ठीक है, असफलता नहीं, तात्कालिक कारण लिखो, ये चीज हो गई। लेकिन मौखिक अंतःक्रिया इसका पार्ट नहीं है। मौखिक अंतःक्रिया का मतलब कि जब दो लोग आपस में केवल वार्तालाप कर रहे हैं, उनके बीच में क्या पैटर्न यूज हो रहा है, वो परा लैंग्वेज का पार्ट होता है। लेकिन वो आपस में वार्तालाप कर रहे हैं तो केवल क्या हो गया, एक संचार हो गया मौखिक, तो ये परा लैंग्वेज के पार्ट नहीं होते हैं। समझ आ गई मेरी बात। चलो और आगे देख लेते हैं, यहां पे भी सब रीजनिंग चल रहा है। हाँ ये प्रश्न एक है, इस बार दोनों तरफ अब मैं देखते हुए चल रहा हूं कि कहीं पे भी एक प्रश्न आएगा। निम्नलिखित में से व्यवहार परिवर्तन को प्रभावित करने की आधारभूत प्रविधि कौन सी है, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है जिससे आपके व्यवहार परिवर्तित हो सकते हैं या किसी के आप व्यवहार को परिवर्तित कर सकते हो। कम्युनिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कम्युनिकेशन। आप अगर किसी से अच्छा कम्युनिकेशन करते हो, आप अच्छे तरीके से बात करते हो, अच्छी तरीके से संप्रेषण करते हो, तो कहीं ना कहीं आप उसके व्यवहार में परिवर्तन कर सकते हो, बाकी इन सबसे नहीं हो सकता। और आगे देखते हैं, ये सभी रीजनिंग के प्रश्न हैं। एक प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर 77 को अगर हम देखें कि अंतरवैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्घृत स्रोत क्या है। अंतरवैयक्तिक संघर्ष यानी कि जब दो लोग आपस में बात कर रहे हो और उसमें किसी बात को लेकर कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका सबसे अधिक जो स्रोत होता है वो क्या होता है, कमजोर संप्रेषण। अक्सर क्या कहा जाता है, रिलेशनशिप की मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के जहाँ रिलेशनशिप होते हैं, वहां पर अक्सर क्या होता है कि हमारी जो गैप हो जाता है, किस चीज का गैप, कि टॉपिक मतलब किसी चीज को हम डिस्कस नहीं करते हैं या कोई हमारी जो है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, ये कमजोर संप्रेषण की निशानी है, और जिसकी वजह से क्या होता है कि संघर्ष पैदा हो जाता है। पता चला कि लड़की ने 4 बार फोन किया, लड़के ने फोन नहीं उठाया, तो अब लड़की ये नहीं सोचेगी भाई कि उसने फोन क्यों नहीं उठाया, कम्युनिकेशन ड्रॉप हो गया।
बंद हो गया, मोबाइल साइलेंट या मोबाइल बंद या ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। पूछ लेते, क्या पता वो कहीं ऐसी जगह फंसा हो जहां पे फोन ही ना उठा पाए, या लड़के ने 2-3 बार फोन किया और लड़की ने फोन नहीं उठाया, तो लड़का भी सोचेगा कि यार कुछ तो गड़बड़ है, तो वो भी फोन बंद करके चुप मार के सो जाएगा, यानी कहीं निकल जाएगा बाहर घूमने और लगेगा सैयारा के गाने गाने। अरे नहीं भाई, लड़की की भी हो सकता है कोई समस्या हो, कहीं वो ऐसी जगह पे हो कि जहां पे आपका फोन रिसीव ना कर पाए, कोई मीटिंग में हो या घर में हो या मम्मी पापा के साथ हो या कहीं वॉशरूम वगैरह में, कहीं भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से संघर्ष पैदा होता है दो लोगों के बीच में। क्या इसके सिवाय और कोई आंसर आ रहा है इसका? नहीं आ रहा है। और इसमें क्या कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट आप रूल लगा रहे हो? नहीं। सिंपल आपने जो भी पढ़ाई की है, आप उस अनुभव के आधार पे इस आंसर को दोगे और मैं भी उसी तरीके से आंसर दे रहा हूं। कोई ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत रट के आया हूं, नहीं, बस अपने पैटर्न को मैं आप पे सिखाना चाहता हूं। एक ये प्रश्न है, ये रटने वाला प्रश्न हो जाएगा कि समस्या पर निद्रा एक प्रकार है, ये उद्भवन का प्रकार है, यानी इनकॉम्बिनेशन कहते हैं इसको, इंक्यूबेशन कहते हैं। और ये अक्सर दावा किया जाता है कि समस्या पर निद्रा का उद्भवन एक प्रभावी रूप है। वैगनर एट ऑल ने इस दावे का परीक्षण किया, प्रतिभागियों ने गणितीय समस्याओं को हल किया और फिर कई घंटे बाद पुनः परीक्षण किया गया। तो ये मतलब एक रटने वाले पैटर्न का सवाल हो गया। और आगे देखते हैं, एक और ये प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न ये कि सक्षमता, संबद्धता, स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन से कौशल प्रभावी भंडार आवश्यक है? तो भैया अंतरवैयक्तिक कौशल होना चाहिए, आवृत्ति का परिशुद्ध या आक्रामक। आक्रामक होगा नहीं, परिशुद्ध कौशल कभी होता नहीं, क्योंकि उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती ही होती है। सबसे बेहतर है कि आप अंतरवैयक्तिक कौशल का प्रयोग कर लो। सक्षमता, संबद्धता, स्वायत्तता की मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के लिए आप अंतरवैयक्तिक कौशल करो। कहीं पे कोई उत्तर ना मिले तो अंतरवैयक्तिक जरूर लगाया करो, क्योंकि यही जो है कि सबसे कीवर्ड्स होता है, यही सबसे मेन होता है। हाँ, एक और ये प्रश्न है आपका, क्या कह रहा है ये प्रश्न कि समस्या समाधान में सादृश्यता का उपयोग दर्शाता है। सादृश्यता मतलब होता है एनालॉजी, एक तरीके से होती है, ठीक है। सादृश्यता समान, एक तरीके से तकनीकों का अनुप्रयोग जिनका उपयोग पिछली समान परिस्थितियों में किया गया था। एक ऐसी तकनीक का प्रयोग करना जो आपने पहले भी सेम प्रॉब्लम्स में यूज की थी, सेम प्रॉब्लम में आप यहां भी यूज कर रहे हो, इसी को हम कहते हैं सादृश्यता। क्लियर हो गया? चलो आगे देखते हैं। एक और प्रश्न है यहाँ पे, 89 क्वेश्चन नंबर है, फिर 91 भी है, ये भी देख लेते हैं हम लोग साथ के साथ। देखो, संगठनों में अंतरवैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। बहुत अच्छी बात लिखी हुई, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता। ये बात अच्छी है कि मान लो कि बोलने वाला बच्चा बहुत अच्छा हो, सुनने वाला व्यक्ति बहुत अच्छा हो, लेकिन वो सदैव प्रभावी नहीं होता। ये बात सही है। कभी तो कोई तो बैरियर आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलवेज लिख दिया गया। अगर मैं कहता ये शब्द नहीं होता, आपका ये शब्द ही यहाँ पे नहीं होता, तो आप कहते हैं एक दक्ष संप्रेषण प्रभावी नहीं होता, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। दक्ष संप्रेषण प्रभावित होता है, लेकिन सदैव हो ये जरूरी नहीं है, इसलिए ये एक बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन दे दिया गया, तो ये स्टेटमेंट गलत है। एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता, यह भी बात सही है कि आप कितना भी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर लें, जरूरी नहीं है कि वो दक्ष हो, यानी कि एफिशिएंट हो सकता है वो कोई रिजल्ट ही ना निकाले। बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग बातें करते हैं, लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता है कई बार, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो दक्ष नहीं होते। तो ये हो जाएगा आपका सी स्टेटमेंट कि दोनों ही बातें सही कही जा रही हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, चलो आगे अगर हम बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं 91 पे। प्रभावी समस्या समाधान का इष्टतम ढंग है। इष्टतम का मतलब होता है कि सबसे बेस्ट ढंग क्या होता है? देखो, प्रभावी समस्या समाधान का जो इष्टतम ढंग होता है, विशिष्टता और प्रक्रमण को संतुलित करना, पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना, आत्म केंद्रितता और अभिनतियों को संतुलित करना, अभिधारणा और अनुमिति को संतुलित करना। तो भैया, जो प्रभावी समस्या का समाधान करने का जो ढंग होता है, वो होता है पारंपरिक और गैर पारंपरिक चिंतन को संतुलित करना। मतलब कि जो ट्रेडिशनल है और जो नॉन ट्रेडिशनल, जिसको मॉडर्न कह सकते हैं, इन दोनों में बैलेंस बना के जो आंसर निकालोगे, वही प्रभावी समस्या का समाधान होगा। कई बार कहा जाता है कि आपके घरों में अगर बुजुर्ग हैं तो आप उन बुजुर्गों का सम्मान करिए। क्यों? क्योंकि उनके जो अनुभव है ना, वो आपके लिए पारंपरिक मेथड देंगे, और जो आप आज की जेनजी वाली जो जनरेशन है, जो आज की प्रॉब्लम सॉल्व करने की जो टेक्निक आ गई, चैट जीपीटी, एआई और मशीन लर्निंग, उसमें गैर पारंपरिक यानी कि मॉडर्न जो पैटर्न है, उन दोनों में संतुलन बनाओगे तो आप प्रभावी समस्या का समाधान बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो। क्या इसमें कोई रीजनिंग लगी? क्या इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट था? बहुत आसानी से कर सकते हो, बस प्रश्न को समझते हुए चलना है मेरे भाई।
चलो, दो और प्रश्न आपके मिल रहे हैं, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतरवैयक्तिक संप्रेषण की गत्यात्मकता पर बल देता है? क्या रेखीय प्रतिरूप, अंतःक्रियात्मक, समव्यवहार प्रतिरूप, उपयुक्त में से कोई नहीं? तो समव्यवहार प्रतिरूप इसका सही आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट रटा हुआ ये प्रश्न है। जहां पे देखो एक्सप्लेन करने की जरूरत होगी ना, वहां शरद यादव सर एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर जहां पे नहीं है वहां पे बस आपको रटना है। जैसे अगर मैं बात करूं कि समस्या समाधान में वर्तमान जानकारी को रूपांतरित किया जाता है। अगर किसी समस्या का आप समाधान कर रहे हो और आपके पास प्रेजेंट में कोई इंफॉर्मेशन आई हुई है, तो आप उसका जो है कि कैसे करोगे? तो अगर आप देखोगे कि मानसिक चित्त प्रकृति में, मानसिक पृष्ठभूमि में, बाह्य मानसिक या आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में। भाई आंतरिक मानसिक में होता है, मान लो आपको कोई समस्या दी गई है, मान लो आपको कोई समस्या दी गई है, और समस्या कैसी दी गई है? सिंपल सी बात है कि आपको कोई प्रॉब्लम दी गई और आपके पास कोई डेटा आ गया, व्हाट्सएप से आ गया या फिर गूगल से आ गया, एआई से आ गया, तो आप उसका जो चिंतन मनन होता है वो अपने आप दिमाग में करते हो, अपने दिमाग में करते हो कि यार हाँ ये काम उसने ऐसे किया, ये काम उसने कैसे किया, ये बात उसने तब बोली थी, ये बात अब बोल रहा है। तो इस तरीके का जो मंथन होता है वो सामान्यतः हम कहाँ करते हैं? आंतरिक मानसिक प्रतिनिधित्व में करते हैं। और ये जो है कि जो भी जानकारी होती है हम उसे पहले माइंड में ही जो है कि कैलकुलेट करने का प्रयास करते हैं। अब आ जाते हैं हम सेकंड लास्ट प्रश्न पे कि सृजनात्मक समस्या समाधान संबंधित है। सृजनात्मक मतलब जो क्रिएटिव मेथड से अगर हम जो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो वो आपका अपसारी चिंतन से होता है। अपसारी का मतलब क्या होता है? ध्यान समझना, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी में जहां पे सारा चिंतन एक जगह आके सिकुड़ता है, और अपसारी का मतलब जिसका प्रसार होता है, डाइवर्जेंट जिसे कहते हैं, डाइवर्ट कहते हैं। मतलब आपके पास अगर कोई समस्या दी गई तो आप अपनी क्रिएटिविटी मेथड से क्या करोगे? बहुत अलग अलग तरीके से सोचोगे, अलग अलग डायरेक्शन में सोचोगे कि यार इसका राजनीतिक मुद्दा ये हो सकता है, आर्थिक ये हो सकता है, सामाजिक ये हो सकता है, धार्मिक ये हो सकता है, ऐतिहासिक हो सकता है, कृषिगत ये हो सकता है, पर्यावरणीय हो सकता है, वैश्विक ये हो सकता है। अलग अलग डायमेंशन से आप सोच रहे हो, तो इसी को कहते हैं अपसारी चिंतन। ठीक है, और क्रिएटिविटी हो रही है इसमें। अब आ जाओ नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है आपका कि विवाद, अच्छा ये दो प्रश्न है, दो प्रश्न है, ठीक है। विवाद सदैव समाहित करता है, किसको करता है भैया? विवाद सदैव अगर समाहित कर रहा है तो किसको करेगा? प्रतिशोध को जरूरत नहीं है, हमेशा बदला लेने की बात हो नहीं, जुनून भी नहीं हो सकता, क्रोध हो सकता है, लेकिन मतभेद क्रोध से ज्यादा बेस्ट ऑप्शन होगा। विवाद सदैव समाहित करता है, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो मतभेद हो ही जाता है दो लोगों के बीच में। एक नेक्स्ट है फैक्ट ओरिएंटेड कि व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है? तो 80 से 90% होता है, यानी कि व्यक्ति जो भी कार्य कर रहा होता है समाज में रह के, उसका 80 से 90% भाग किसमें व्यस्त होता है? आपके अंतरवैयक्तिक संप्रेषण में होता है। हम बहुत रेयर केस होता है कि जो हम अकेले बैठ के चिंतन कर रहे होते हैं। तो ये चीज आपको समझनी थी, तो इंपॉर्टेंट हो गया, और ये प्रश्न आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, 100 क्वेश्चन कंप्लीट। और अब हम लोग कल अपनी अगली क्लास में 2020 का पीवाईक्यूज करेंगे। तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर देना दोस्तों। कम्युनिकेशन को कैसे सॉल्व करना ये आपने सीखा, हिंदी को कैसे सॉल्व करना ये सीखा, इंग्लिश को कैसे पेपर में सॉल्व करना ये आपने सीखा। और यहां से अगर आप इन 3 चीजों पर फोकस करते हुए पैटर्न को सीख लेते हो, तो अभी भी आपके पास लगभग अभी 25 से 28 दिन का प्रॉपर समय है। तो आप इस पे काम अगर अभी से कर रहे हो, प्रैक्टिस अगर अभी से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी अगर अभी से कर रहे हो सीसेट की, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको सीसेट में कोई कमी नहीं होगी। सीसेट आप आराम से पास कर ले जाओगे। केवल जीएस पे फोकस मत करो मेरे भाई, 2.5 से 3 घंटे डेली सीसेट पे दिया करो, तब जाके आप सीसेट के जो चंगुल होता है ना, जिसे कहते हैं सीसेट का वॉर, उससे आप बच सकोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।